नमस्कार दोस्तों। जब मैं अपने स्कूल जाया करता था, मैं खुद केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता था, और तो अब मेरा उसे यूनिफॉर्म कहने का मन नहीं करता। तो अब हम कैलकुलस वे में जब इसको डिफाइन करेंगे तो टाइप्स ऑफ मोशन विल बी डिफाइंड ऑन टू बेसिस, और इट चेंजेस विथ पोजीशन एंड टाइम। इट चेंजेस विथ पोजीशन एंड टाइम, देन इट इज नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब इस फंक्शन के अंदर मुझे अगर टाइप ऑफ मोशन पे कमेंट करना है तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि यार वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या कहीं पोजीशन और टाइम पर डिपेंड तो नहीं कर रहे हैं। अगर वो इन पर किसी पर भी डिपेंडेंट हैं, अगर एक्स या टी किसी पर भी डिपेंडेंट है, तो मैं उसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन फॉर द फर्स्ट। और उधर डिफरेंशियल आएगा, फिर से कह रहा हूं मैथमेटिकल टूल्स, टी स्क्वायर का डिफरेंशियल 2t, 2t में 2 कांस्टेंट बाहर रहेगा, टी का डिफरेंशियल 1 तो बचेगा 2, और 1 का डिफरेंशियल 0 तो प्लस 0, यानी फंक्शन आया 2t + 2। और पोजीशन को जब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो मिलता है वेलोसिटी। फंक्शन भले बट याद रखिएगा यूनिट क्या है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट आया कि वेरिएबल है? भैया एक्सेलरेशन तो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम और पोजीशन आ गया, इट्स अ कांस्टेंट। सो थोड़ा उसी की बात करते हैं। क्वेश्चन बढ़िया है, ध्यान से देखिएगा। यही ये जो सवाल है इसको पहले डिस्कस करते हैं कि रास्ता है जो रास्ता v dv/dx से होकर गुजरता है, v dv/dx, यानी यू हैव टू मल्टीप्लाई द वेलोसिटी विद dv/dx 2 करनी है, और रूट लैम्बडा इनटू रूट लैम्बडा इज रूट लैम्बडा स्क्वायर विच इज लैम्बडा। वाह, तो ये a आ गया। यूनिट दी थी इन्होंने? नहीं, तो हम इसी से बात करें। अच्छा, a आ गया लैम्बडा। अब तो इसका जिस पॉइंट पर वेलोसिटी 0 हुई दैट इज द टर्निंग पॉइंट। एंड यहां पर एक बात मैं क्लैरिटी से कह दूं कि जहां वेलोसिटी 0 होती है टर्निंग पॉइंट पर, ये रेस्ट नहीं, जे है मोमेंटरी रेस्ट। t - 4 = 0, यानी t = 4/2 विच इज 2 सेकेंड। इस क्षण पर एट t = 2 सेकेंड द पार्टिकल इज टर्निंग, पलट रहा है। नाउ दिस इज व्हाट v इंस्टेंटेनियस इज। बट द प्रॉब्लम इज कि जब मैं अब v इंस्टेंटेनियस को 0 करूंगा तो 2t + 4 = 0 इक्वेशन बनेगी और t की वैल्यू -2 सेकेंड आएगी। क्या समय नेगेटिव में हो सकता है? ज्यादा डेप्थ में। लेकिन अगर कोई बोलेगा कि भैया लाल रंग से डिस्प्लेसमेंट को कनेक्ट करो, डिस्प्लेसमेंट दिखाओ लाल रंग से, तो देखो ये रहा डिस्प्लेसमेंट, लाल रंग देख लो। ए से बी एक तो लाइन खींचती बस, सॉरी ए से सी एक तो लाइन खींच दी बस। मैं अभी इसको सॉल्व करना स्टार्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक चीज आपसे जानना चाहता हूं, सिर्फ एक चीज, ठीक है? कि मेलोडी नहीं, कि क्या ये पार्टिकल पलटेगा कि नहीं। और x3 की जगह पे लिख दिया -3, x0 की जगह 0, फाइनल आंसर -3। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट जो आया वो -3 मीटर आया। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, हाँ, बिकॉज़ इट इज वेक्टर क्वांटिटी, तो है नहीं 2 सेकंड से पलटा। तो हम क्या करते हैं, अपनी जर्नी को तोड़ लेते हैं। हम पहले जाएंगे 0 से 2, फिर जाएंगे 2 से 3। तो अब हमारे पास x3 जो था और x0 जो था, ये दोनों पोजीशन हम पहले से निकाल चुके हैं। यानी पार्टिकल यहां से इधर नेगेटिव की तरफ गया और फिर यहां पे आया विच इज x = -4, ये पॉइंट तक है। यानी टोटल जो डिस्टेंस है ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल इज हाउ मच? टोटल डिस्टेंस है 4 + 1 यानी 5 मीटर, विच इज ग्रेटर देन 0। और दूसरे वाले केस में अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आएगा विच इज लेस देन 0। तो जब भी एक्सेलरेशन वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन 0 होगा स्पीड बढ़ेगी, और जब भी मल्टीप्लिकेशन लेस देन 0 होगा स्पीड घटेगी। स्पीड कम, 2 से ज्यादा स्पीड बढ़ना। अब इसमें क्वेश्चन की डिफिकल्टी और बढ़ सकती है, बट वो प्रैक्टिस की बात है। वो जब मैं प्रैक्टिस कराता हूं बैठ के शांति से एकदम मन लगा के, हम बहुत सारे सवाल लगाते हैं, धड़ाधड़ की वैल्यू 0 रखते हैं, स्लोप की वैल्यू 0 है, यहां पर भी 0, यहां पर भी 0। यानी अगर कोई फंक्शन है y वर्सेस x का, तो एट मैक्सिमा एंड मिनिमा dy/dx क्या होता है भैया? 0 होता है। अरे dy/dx मतलब क्या? स्लोप। स्लोप मतलब क्या? tan थीटा। थीटा इस केस में कितना? अबे जब हॉरिजॉन्टल लाइन है तो उसका x एक्सिस से बनने वाला एंगल कितना होगा? 0, ये 90, ये 30, 60 आप होगा, लेकिन डायमेंशन फार्मूला भी अलग होगा। अब बताओ dx का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? सर ये तो आपने एकदम ही अलग पूछ लिया, अब क्या करेंगे? नाउ व्हाट वी विल डू, इसका डायमेंशन फार्मूला निकालना है तो न्यूमरेटर की क्वांटिटी जो भी है वो d लगाने का मतलब तो स्मॉल चेंज है ना, तो उसको हटाओ और लिख दो डायमेंशन फार्मूला y अपॉन डायमेंशन फार्मूला ऑफ x, खत्म बात। भाई dy/dx2 को क्या मैं d/dx ऑफ dy/dx लिख सकता हूं? बोलिए, क्या मैं d/dx ऑफ dy/dx लिख सकता हूं? हाँ, ये तो मतलब नीचे आप देखिए dx एक बार नहीं 2 बार है, यानी नीचे जो भी क्वांटिटी है उसका 2 बार उसका स्क्वायर कर देना है। 2 बार कह रहा हूं मैं, बोलने वाला था 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करना है। बताइए, उसका डायमेंशन फार्मूला लिख, बस एक ही बार, स्क्वायर वेयर उसका पावर नहीं, और जो भी डिनोमिनेटर में क्वांटिटी है उसका डायमेंशन फार्मूला लिखकर उसको n से रेज कर देना। अरे ऊपर d2x जो डिफरेंस मैंने आपको बताया कि वो d² है और यहां पर dt² है, नीचे क्या है? dt², ऊपर है d², यानी वो d/dx ऑफ dx/dt है। तो इसलिए ऊपर वाले क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला एज इट इज लिख देने का, जो भी डिफरेंशियल हो, nth हो, थर्ड हो, सिक्स्थ हो, सेवंथ हो, कोई भी हो, फर्स्ट हो, लेकिन नमस्कार दोस्तों। जब मैं अपने स्कूल जाया करता था, मैं खुद केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता था, और क्योंकि पिताजी एयरफोर्स में थे इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय में हुई। तो वहां पर जो यूनिफॉर्म थी वो नेवी ब्लू कलर की पैंट और व्हाइट कलर का शर्ट, और 6 दिन यही ड्रेस रहती थी।
तो उसे यूनिफॉर्म कहना अच्छा लगता था, सही लगता था। फिर कुछ टाइम बाद सैटरडेज को फुल व्हाइट ड्रेस शुरू कर दिया, तब भी यूनिफॉर्म कहना ठीक लगता था। लेकिन अब जब मैं बच्चों को स्कूल जाता हुआ देखता हूं तो कभी लाल रंग के कपड़े, कभी नीले रंग, कभी येलो, हर दिन के लिए एक अलग ड्रेस। तो अब मेरा उसे यूनिफॉर्म कहने का मन नहीं करता, क्योंकि अगर मैं उसे यूनिफॉर्म कह रहा हूं मतलब वो हर दिन सेम होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। आसपास के बच्चे चितकबरे रंगों में स्कूल जाते हुए अलग अलग रंगों में दिखते हैं। यानी वी विल बिगिन विद आवर टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ मोशन, और हम कैलकुलस के बेसिस पर टाइप्स ऑफ मोशन को डिफाइन कर रहे हैं। और इसका एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन इससे पहले इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स में आपके साथ में कर चुका हूं। तो अब हम कैलकुलस वे में जब इसको डिफाइन करेंगे तो टाइप्स ऑफ मोशन विल बी डिफाइंड ऑन टू बेसिस। उसमें जो पहला होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन वेलोसिटी, और जो दूसरा होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन। यानी इन दोनों पे बेस्ड अपन चर्चा करेंगे। अच्छा, अब बात रही बेस्ड ऑन वेलोसिटी की, तो बेस्ड ऑन वेलोसिटी का मतलब क्या है? तो भैया वेलोसिटी के दो स्टेट हो सकते हैं, एक वो कांस्टेंट हो सकता है और एक वो वेरिएबल हो सकता है। जब कोई चीज कांस्टेंट होती है, हर बार सेम होती है, तो अपन उसको कहते हैं यूनिफॉर्म। और जब वो चेंज होती है, जो आजकल के रंगों के साथ हो रहा है, तो हम उसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म। और यही सेम पॉइंट, यही एग्जैक्टली सेम पॉइंट किसके लिए है? एक्सेलरेशन के लिए भी है। जहां पर अगर वो कांस्टेंट है और वेरिएबल है, तो कांस्टेंट का मीनिंग क्या है? यूनिफॉर्म। और वेरिएबल का मतलब क्या है? नॉन यूनिफॉर्म। अब ये जो पूरा डिस्कशन है ये अपन उठाएंगे और इसको एग्जाम्पल के बेसिस पर जज करने की कोशिश करेंगे, भैया कैलकुलस कैसे इस बात पे कमेंट कर सकता है। अब सबसे पहले रही बात कांस्टेंट यूनिफॉर्म की, बात कर रहे हैं, तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड तो है ही, लेकिन उसकी इच्छा डायरेक्शन भी डिमांड कर रही है। तो ऐसे केसेस में हम किसी को वेरिएबल, किसी को कांस्टेंट तभी कह पाते हैं जब हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के बारे में फोकस्ड हो, बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हम उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और अगर वेलोसिटी, ध्यान दीजिएगा, इसके लिए एक डेफिनेशन दे रहा हूं मैं नॉन यूनिफॉर्म कहने के लिए, कि व्हेन वेलोसिटी इज डिपेंडेंट और चेंजेस विथ, मुंडी हटाऊंगा मैं, रुकिएगा, शरीर ही हटाना पड़ेगा, ठीक है। वेलोसिटी इज डिपेंडेंट और चेंजेस विथ पोजीशन और टाइम। मतलब कि अगर वेलोसिटी डिपेंडेंट है किस पर? पोजीशन या टाइम पर, या चेंज कर रही है पोजीशन या टाइम के रिस्पेक्ट में, देन द मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। यानी अगर हमारी वेलोसिटी वेरिएबल है, नॉन यूनिफॉर्म है, या डिपेंडेंट है, या चेंज कर रही है किसके साथ? पोजीशन और टाइम के रिस्पेक्ट, तो हम उसे बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई सिर्फ मोशन के बारे में बोल रहा है, जब कोई सिर्फ मोशन बोल रहा है, तो क्या आपको पता चल रहा है इस पॉइंट पर कि किस क्वांटिटी के बारे में बात हो रही है? नहीं। इसीलिए इसको डिस्कस करना जरूरी है भाई। यू आर नॉट गेटिंग एनी इंफॉर्मेशन दैट ऑन विच क्वांटिटी वी आर फोकस्ड ऑन। लेकिन इस पॉइंट पे आओ, बेस्ड ऑन वेक्टर।
क्वांटिटी कौन सी? एक्सेलरेशन। डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों देखना है। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यानी उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है, इट इज नॉट चेंजिंग, देन इट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। बट वही सेम बात, इफ एक्सेलरेशन इज वेरिएबल, if it is dependent on position or time, or it changes with position and time, then it is non-uniformly accelerated motion. अब यहां पर इस वाले पार्ट में, क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन तो चीख चिल्ला के बता रहा है ना भैया कि उसका फोकस एक्सेलरेशन पे है, लेकिन यहां पे आप नोटिस करिए, क्या ये आपको बता रहा है कि किसके बारे में चर्चा हो रही है? वेलोसिटी, पोजीशन, डिस्टेंस, किसके बारे में चर्चा हो रही है? तो जनरल जब मोशन लिखा जाए, इसका मतलब वेलोसिटी पे चर्चा है। वेलोसिटी इज आवर कंसर्न। वेलोसिटी से एक स्टेप आगे जाते हैं तो एक्सेलरेशन आता है, एक स्टेप पीछे जाते हैं तो पोजीशन आता है। यही हमने कैलकुलस में सीखा है। अब इसी को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ताकि ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके और थोड़ा आगे जाकर इस बात को समझ पाए। अब जब इस एग्जाम्पल को उठाएंगे भैया, तो फिर एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड करने लग जाते हैं। एग्जाम्पल है, यहां पर एक फंक्शन दिया हुआ है एक्स वर्सेस टी का। एक पार्टिकल है जो कि स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है, ये मैं आपको बता रहा हूं, वहां ढूंढने की कोशिश मत करिए। एक पार्टिकल है जो कि स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, और जो उसका पोजीशन है, जैसा मैंने आपको कहा था कि पोजीशन कोई जरूरी थोड़ी है कि एकदम हर बार टी चेंज हो रहा है उसके यूनिफॉर्मली पोजीशन भी चेंज हो रही है। अरे इट इज नॉट नेसेसरी भाई, लीनियरली चेंज हो रहा है ऐसा नहीं। फंक्शन कोई भी हो सकता है, कोई भी रिलेशन होता है एक्स और टी के बीच में। मैंने आपको बताया कि आप चल रहे हैं, किसी ने डायनामाइट बिछा दी और आप टुपुक टुपुक यहां वहां करके जगह बचा के चल रहे हैं, क्योंकि जब आप उस पर पैर रखेंगे तो इसीलिए वहां पर एक पोजीशन और टाइम के बीच में कोरिलेशन बिल्ड हुआ। उस फंक्शन को यहां दिया विच इज एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। यहां पर टी टाइम है, एक्स पोजीशन है। और अगर यूनिट की बात करें तो अब वो बोल रहा है कमेंट ऑन द टाइप ऑफ मोशन, और यूनिट की बात कर लेते हैं। बीच में बोलते बोलते मैं भटक गया, ठीक है। तो टाइम जो है वो सेकंड में है और जो पोजीशन है वो मीटर में है, ठीक। कोई नहीं, भावनाएं हैं, बहती रहेंगी, यही महत्व है। अगर हमारे अंदर भावनाएं ही नहीं तो हम काहे कि ह्यूमन बीइंग, ये जीवन मिला ही क्यों था? सारी तरह के इमोशंस को महसूस करने के लिए, और सिर्फ अपने नहीं, उनके भी जिनको जरूरत है। जरूरत इस बात की कि आप जिस राह पर हैं उस राह पर साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा टेस्टिंग होगी आपकी, कि आप हर दिन सुबह उठकर उस रास्ते पर लगे रहने के लिए इच्छुक हैं कि नहीं। मेरी बस एक ही सलाह होगी इस बात पर कि जो आपने रात तक किया, सोने के बाद जब आप उठें तो आप एक नए इंसान हैं। जो भी रिग्रेट्स आपने उस रात तक पाले साइड रखें, सुबह उठकर एक नई बिगिनिंग लें। जो भी आपने सीख रखी अपने लिए वो तो रखें, वो मत छोड़ दें भाई। इतना भी ढीठ और मोटी चमड़ी का नहीं बन जाना है कि भैया जो भी रिग्रेट हुआ क्योंकि सर ने कहा था रात को सो जाने का और सुबह भूल जाने का, क्योंकि हम इंसान हैं तो इसे इंसान होना नहीं कहते। अब वापस अपने क्वेश्चन पर आते हैं, कमेंट ऑन द टाइप ऑफ मोशन। यानी मैं अभी जो आपके साथ टाइप ऑफ मोशन डिस्कस किया, इस पूरी कैटेगरी में मुझे इसे बांटना है, यानी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों के बेसिस पर मैं इसको बांटना चाहता हूं। अब वो बांटने के लिए मेरे पास शुरुआत में सबसे पहले जो पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है वो है टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। शुरुआत इसी से होगी। अब इस फंक्शन के अंदर मुझे अगर टाइप ऑफ मोशन पे कमेंट करना है तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि यार वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या कहीं पोजीशन और टाइम पर डिपेंड तो नहीं कर रहे हैं। अगर वो इन पर किसी पर भी डिपेंडेंट हैं, अगर एक्स या टी किसी पर भी डिपेंडेंट है, तो मैं उसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन फॉर द फर्स्ट केस एंड नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड फॉर द सेकंड केस कह दूंगा, अगर वो डिपेंडेंट है तो। और अगर डिपेंडेंट नहीं है, कांस्टेंट है, तो मैं उसे यूनिफॉर्म मोशन कहकर अपने आप को खुश करके आगे बढ़ जाऊंगा।
फेक खुशी नहीं, रियल। ठीक है, तो अगर x और t का फंक्शन है टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, अगर मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करूं तो यहां पर है dx बाई dt, और उधर डिफरेंशियल आएगा, फिर से कह रहा हूं मैथमेटिकल टूल्स, टी स्क्वायर का डिफरेंशियल 2t, 2t में 2 कांस्टेंट बाहर रहेगा, t का डिफरेंशियल 1 तो बचेगा 2, और 1 का डिफरेंशियल 0 तो प्लस 0, यानी फंक्शन आया 2t प्लस 2। और पोजीशन को जब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो मिलता है वेलोसिटी, वेलोसिटी, एंड यू कैन सी द वेलोसिटी इज डिपेंडेंट ऑन टाइम। तो मैं बिना किसी दिक्कत के कह सकता हूं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक्सेलरेशन पे कोई कमेंट नहीं करूंगा भाई, मैं कहूंगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्यों मैं एक्स जब मैंने वेलोसिटी पे कमेंट कर दिया कि वो नॉन यूनिफॉर्म है, तो क्या मैं एक्सेलरेशन पे डायरेक्टली कमेंट नहीं कर सकता कि वो भी नॉन यूनिफॉर्म होगी? बिल्कुल नहीं, बिकॉज द एक्सेलरेशन कैन बी कांस्टेंट और द एक्सेलरेशन कैन बी वेरिएबल, एंड स्टिल being the acceleration constant, still the velocity can change, but at a constant rate. Still it will change, but at a constant rate. तो अब यहां पे मुझे चेक करने के लिए इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, and the moment I'm going to differentiate it, I'll get new function. तो अब मुझे a चाहिए, तो वो होता है dv by dt, तो 2t का डिफरेंशियल करेंगे तो फिर वही 2 कांस्टेंट बाहर रखेंगे, t का डिफरेंशियल 1 और 2, अगला जो 2 है उसका डिफरेंशियल 0, यानी भैया एक्सेलरेशन तो आ गया कांस्टेंट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फंक्शन भले है बट याद रखिएगा यूनिट क्या है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट आया कि वेरिएबल आया? भैया एक्सेलरेशन तो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम और पोजीशन आ गया, इट्स अ कांस्टेंट। सो फिर मैं खुशी खुशी कहूंगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यानी ये जो पर्टिकुलर पार्टिकल है ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन मूव कर रहा है। देखिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बट स्टिल यू आर गेटिंग द वेलोसिटी वेरिएबल बिकॉज इट इज कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट होना ये नहीं कहता कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट होना कहता है कि वेलोसिटी विल चेंज बट विद अ कांस्टेंट रेट। वो उस कांस्टेंट रेट से बदलेगी भाई। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, लेकिन अब जो एग्जांपल लेते हैं टाइम पोजीशन वाला, जो क्योंकि हमने एक स्ट्रेच ऑफ एग्जांपल्स जहां पर हमने लिए वहां टाइम के साथ बहुत कुछ खेल कूद किया। पोजीशन वाला जो पार्ट था जो हमने अलग से उठाया उसके ऊपर एक ही चर्चा हुई थी, तो थोड़ा उसी पे बात करते हैं। क्वेश्चन बढ़िया है, ध्यान से देखिएगा। यही ये जो सवाल है इसको पहले डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, क्योंकि लिखा था इसलिए पढ़ा। तो यहां पर वेलोसिटी इज गिवन √2 लैम्बडा एक्स। ये जो पूरा 2 लैम्बडा एक्स है ये रूट के अंदर है, वेयर लैम्बडा इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट एंड एक्स इज पोजीशन, ठीक है। और ये जो v है ये वेलोसिटी है। अब वो कह रहा है कमेंट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड और नॉट। तो हमसे पूछ रहा है कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है या नहीं। हम लोग जब इस पे चर्चा शुरू करेंगे तो हमारी बात यह है कि भैया वेलोसिटी इज √2 लैम्बडा एक्स, लेकिन कमेंट करना है एक्सेलरेशन पे। तो सबसे पहला दिमाग में जो खनकना चाहिए यहां पर कि वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, एंड व्हेन वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड यू वांट टू ऑब्टेन एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, तो आपके पास एक रास्ता है जो रास्ता v dv by dx से होकर गुजरता है। v dv by dx, यानी यू हैव टू मल्टीप्लाई द वेलोसिटी विथ dv by dx, मीनिंग डिफरेंशिएटिंग वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू अ पोजीशन। आप उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? पोजीशन के रिस्पेक्ट में। तो अब जो एग्जाम्पल यहां पर मिला इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसी एक बात क्या बहुत बात ध्यान रखिएगा। ध्यान रखने के लिए बोला जाता है, सब्जेक्ट यही कह रहा है कि हर चीज पे ध्यान होना चाहिए। क्वेश्चन के हर एक बात हर एक चीज पर आपका ध्यान होना चाहिए। कोई भी चीज आप इक्का दुक्का चीज क्वेश्चन में भूल गए तो भैया लग गई, आपकी भी और सवाल की भी।
आप पे इंपैक्ट ज्यादा दिखेगा। ठीक है, तो आप जब कोई ऐसा एग्जाम्पल उठा रहे हैं तो ये मत करिए कि सिर्फ उस क्वेश्चन के दायरे में रहकर उसको सीखकर छोड़ दिया, उस जनरल दायरे को समझें कि velocity is a function of position, that's why to obtain acceleration as a function of position you have to go by v dv by dx। एक ही रास्ता है और कौनो रास्ता नहीं। फंक्शन लेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करके मिल जाएगा। तो अब सबसे पहले हम निकालते हैं dv by dx। अच्छा, dv by dx निकालते टाइम विल पुट द डिफरेंशियल ऑपरेटर dy by dx, ये √2 लैम्बडा x उठाकर रख दिया, जो था वो लग दिया, मुंडी हटाई साइड और फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब यहां पर dv by dx जब आप निकाल रहे हैं, रुकिए थोड़ा, इक्वल टू का साइन वहां चला गया, इक्वल टू वहां चला जाएगा तो आप समझेंगे कुछ और लिखा जा रहा है, इसी ध्यान दीजिएगा यहां पर। तो रूट के अंदर √2 लैम्बडा x है, हमें पता है डिफरेंशिएट करते टाइम कांस्टेंट कैन बी टेकन आउट फ्रॉम द डिफरेंशिएशन, उस डिफरेंशियल ऑपरेटर से आप कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं। तो अगर मैं यहां पर √2 लैम्बडा बाहर निकाल लूं तो आपको कोई तकलीफ है? बताइए, कोई तकलीफ है तो इलाज करवाइए, क्योंकि इसका मतलब आप उस पर्टिकुलर आइडेंटिटी को, उस रूल को नहीं समझे हैं डिफरेंशिएट करते टाइम। तो यहां क्या बचा, अंदर क्या बचा भैया, अंदर बचा डी बाई, भाई साहब डी की मुंडी बहुत बड़ी हो गई, कोई नहीं, तो √x अंदर लिया। बताइए, मुंडी की बात कर रहा है आदमी इतनी बड़ी लेके कवर कर दे रहा है। तो यहां पर √2 लैम्बडा इज अ कांस्टेंट, जिसको बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा, डी बाई डी एक्स ऑफ √x, यानी √x का डिफरेंशियल निकालना है। अच्छा जी, √x का डिफरेंशियल कैसे निकलेगा? तो मान लीजिए अगर फंक्शन है y इज इक्वल टू √x, तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं बोल सकता हूं x टू द पावर 1/2, और यहां पर फिर x टू द पावर n वाली आइडेंटिटी अगर मैं लगाऊं तो dy बाई डी एक्स, पावर पहले नीचे उतरेगी, पावर एक कम हो जाएगी, ऐसा होते ही खुशी की लहर दौड़ जाएगी, और x रेस्ट पावर -1/2। अच्छा, माइनस का मतलब पावर न्यूमरेटर से कहां भेज दो, डिनोमिनेटर में, तो 1/2 x रेस्ट टू पावर 1/2, व्हाट इज x रेस्ट टू पावर 1/2, √x, तो ऐसा आ गया 1/2 √x। अब ये इसलिए मैंने ब्रैकेट के बाहर लिखा, नहीं तो आप समझते हो रूट है, वो 2 का मतलब रूट है, ये 2 इंटू √x है, यानी व्हाट इज द डिफरेंशियल ऑफ √x, व्हाट इज द डिफरेंशियल ऑफ √x भैया, √x का डिफरेंशियल क्या होता है, तो √x का डिफरेंशियल होता है 1/2 √x, 1/2 √x, 1/2 √x। सर आप तो रटवा रहे हो, तो और क्या दिक्कत, कोई दिक्कत है रटने में? ठीक है, अब कोई बोलेगा सर हमें तो सबने कहा फिजिक्स में रटना नहीं होता। अबे रटना किसी सब्जेक्ट में नहीं होता, फिजिक्स में क्या, बायो में भी रटना नहीं होता, केमिस्ट्री में भी रटना नहीं होता, इंग्लिश में भी रटना नहीं होता। जिस सब्जेक्ट के साथ आप ईमानदारी से डील करते हैं, अपने आप चीजें यहां पर बैठना शुरू हो जाती हैं। आपको क्या लगता है कोई रटने बैठता है चीजों को? नहीं। द मोर यू डील विथ अ पर्टिकुलर थिंग, योर माइंड विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग फैक्ट्स फॉर इट, बिकॉज यू हैव प्रैक्टिस्ड इट मेनी अ टाइम। शायद आपने डिराइव किया हो, शायद आपने बार बार उस चीज के साथ डील किया हो, तो आपका दिमाग उसको एक फैक्ट बनाकर रख लेता है अपने पास कि जब जरूरत पड़ेगी निकाल लेंगे तलवार लेकर और एकदम चढ़ाई कर देंगे जंग जीतने के लिए। ठीक, जंग जीतने के लिए। तो हम यहां पर यह समझ सकते हैं कि √2 लैम्बडा वाज अ कांस्टेंट, बाहर निकाल लिया खुशी खुशी, और √x का डिफरेंशियल, व्हाट इज √x डिफरेंशियल, तो √2 लैम्बडा साथ चलेगा ऐसे ही। एंड व्हाट इज √2x, सॉरी √x का डिफरेंशियल क्या था, वो था 1/2 √x। भैया फिर से 2 इंटू √x है, ठीक है, कंफ्यूजियाना नहीं है। अब पुट करते हैं, तो a तो होता है भैया v dv by dx, तो व्हाट इज v, √2 लैम्बडा x। ठीक है, थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा, मतलब अच्छा मतलब अबे वो पूरा रूट के अंदर नहीं था, तो √2 लैम्बडा x मतलब वेलोसिटी यहां से इस पेड़ से तोड़ा और यहां सीधा v में लिख दिया, बस रख दिया और कुछ नहीं किया, कुछ कोई उसमें कलर नहीं डाला, कोई उसमें ऐसी चीजें एडिशन नहीं की जिससे वो अच्छा दिखे, सीधा बस उठाकर लिख दिया। हाँ, एडिशन कहां है, कहां हम कर रहे हैं काम, dv by dx पर। तो व्हाट इज dv by dx, तो वो है √2 लैम्बडा, और ये पूरा रूट के अंदर है, और एक डिवीजन में है 2 √x, जो मिला एज इट इज छाप दिया, कहां dv by dx की जगह पे।
अब आप नोटिस करिए क्या होगा। सबसे पहले रूट एक्स कट गया, फिर ऊपर का √2 इंटू √2 नीचे का 2 काट देगा, और रूट लैम्बडा इंटू रूट लैम्बडा इज रूट लैम्बडा स्क्वायर विच इज लैम्बडा। वाह, तो ये ए आ गया। यूनिट दी थी इन्होंने? नहीं, तो हम इसी से बात करेंगे। अच्छा, ए आ गया लैम्बडा, तो इसका मतलब ये तो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। का भैया, ये तो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अगर ऐसा है तो बंद करो ये सब, तेल लेने जाए। इतना बोलने के बाद भी अगर ए इक्वल टू लैम्बडा कोई कह रहा है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, तो आग लगाओ, ये सब छोड़ो, लेट्स एंजॉय लाइफ। बट विद दैट सेम एंजॉयमेंट वी कैन अंडरस्टैंड इफ ए, बिकॉज हम एक छोटी सी बात पे ध्यान रख लेते, खत्म बात। छोटी छोटी बातों रहिए, हर टाइम ध्यान देते रहिए। आपका कलेक्शन ऑफ डेटा, आपके कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, आपकी थ्योरी, आपका सोचने का ढंग, सब्जेक्ट को टैकल करने का तरीका अपने आप इंप्रूव होता जाएगा। तो यहां एक्सेलरेशन लैम्बडा, एंड यहां स्टार्टिंग में लिखा है लैम्बडा इज पॉजिटिव कांस्टेंट, यानी एक्सेलरेशन इज आल्सो कांस्टेंट। एंड व्हेन एक्सेलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन एंड टाइम, और यू कैन से डज नॉट चेंज, इट इज कांस्टेंट, then it is uniformly accelerated motion. So yes, it is uniformly accelerated. This motion is uniformly accelerated. Uniformly accelerated. Accelerated. Okay. तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। चलिए, अब हम कैलकुलस के यूजेज यहां पर एक एक करके देख रहे हैं, क्योंकि आपको जब सवाल दिया जाएगा तो वो सवाल हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, हमने क्या किया, आप मान लीजिए फिजिक्स क्या है, व्हाट इज फिजिक्स। अबे नहीं, मतलब डर मत, उतना लंबा नहीं जाएगा। व्हाट इज फिजिक्स? सिंपल, यू हैव एन एम, यू वांट टू कंप्लीट दैट एम, एंड यू वांट टू कंप्लीट दैट एम, यू नीड डिफरेंट सेगमेंट्स। भाई मुझे पढ़ना था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पहले मैंने पढ़ा मैग्नेटिज्म, फिर मैंने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक, फिर मैंने पढ़ा मैकेनिक्स, फिर मैंने उसके ऊपर मैथ्स पढ़ा, और मैंने यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ के ये समझ लिया कि अच्छा मेरा एम तो वहां जाना था, लेकिन रास्ता ये था। तो पीछे आना पड़ेगा ना, तोड़ने के लिए बैक एंड पे आना पड़ेगा। अगर समझना है तो, सिर्फ रट लेना है तो कोई बात नहीं, वहीं जाइए सीधा, ठीक है। क्योंकि देखिए, आपको पढ़ाते वक्त हर इंसान, हर टीचर, मैं मानता हूं 2 कैटेगरी में लाई करता है, और आज की दुनिया में जरूरी है इस बात पर चर्चा करना, आज की दुनिया, ठीक है। जुखाम, चलिए, तो आज की दुनिया में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एजुकेटर है वो 2 कैटेगरी में है। एक वो जो आपको हमेशा खुश रखेगा, जो मुश्किल होगा रटवा देगा, दे देगा, ऐसे ये है। उससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम पहले निकलते थे, अब नहीं। नाउ दिस पैटर्न विल नॉट वर्क, नॉट फॉर एनी एग्जाम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज नॉट जस्ट बाय लक, इट इज बाय प्रिपरेशन, इट इज बाय परसिस्टेंस, रिगरस हार्ड वर्क। और हार्ड वर्क का मतलब ये नहीं कि रात दिन लेके पन्ने फाड़ दो, जला लिख लिख के एकदम आग ही लगा दो, चिंगारियां निकल रही हैं यहां वहां से, घर में कहीं ना कहीं सुलग रहा है कुछ, ऐसा नहीं कह रहा कोई। इट इज अबाउट व्हाट इज नीडेड शुड बी डन, दैट इज व्हाट हार्ड वर्क इज। लोग वही नहीं कर पा रहे हैं बेसिक काम के बाद। तो एक वो टीचर है जो आपको सिर्फ उतना ही देगा जितने से उसका काम बढ़िया चले, और आपको एक हवाई महल, आप एक हवा महल बनाकर उसमें आराम से टिके रहें पूरे 2 साल 1 साल, जो भी आपका टाइम हो प्रिपरेशन का, और फिर अचानक से एग्जाम आए, फिर आप बस मन में गरियाएं सबको और खत्म हो गया। और एक वो इंसान जो आपको बार बार आपकी परेशानियां दिखाता रहेगा और ये एक्सपेक्ट करेगा कि आप इन परेशानियों को समझें और सॉल्व करें। तो अब हम आते हैं जिस पॉइंट पर, वो है टर्निंग पॉइंट ऑफ इमोशन। और मुझे इसी कैटेगरी में रहना पसंद है कि कोई बात नहीं, इफ इट टेक्स टाइम टेक दैट, समय लगता है लगने दो। ये रील की दुनिया में 3-4 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड की दुनिया देखकर अगर आपको लगता है कि यही चकाचौंध है सिलेक्शन की, तो आप गलत हैं। जिनकी सीट निकल रही है वो अपनी दुनिया अलग बसाकर उस एटमॉस्फेयर को बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड तरीके से डील कर रहे हैं, ताकि बाकी लोगों के थॉट्स वहां पे इन्फिल्ट्रेट ना कर पाए। और अब आते हैं टर्निंग पॉइंट ऑफ इमोशन पर, सडन चेंज, है ना।
यही है, ठीक है। एक क्वेश्चन किया, धड़ा से फ्लूइड पे गए, धड़ा से ऑसिलेशन पे गए, धड़ाम से सेमीकंडक्टर पे गए, और क्या जरूरत है, यही स्ट्रेंथ चाहिए। तो टर्निंग पॉइंट ऑफ अ मोशन, अच्छा व्हाट इज टर्निंग पॉइंट ऑफ अ मोशन, ठीक है। तो टर्निंग पॉइंट ऑफ अ मोशन का मतलब क्या है भैया, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, पार्टिकल, पॉइंट ऑब्जेक्ट कहीं किसी स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है, तो मूव करते वक्त अगर उसके ऊपर रिटार्डेशन एक्ट कर रहा है और धीरे 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 उसकी स्पीड कम हो रही है, ये रास्ता है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है लाल रंग का, ये लाल रंग, और इधर की तरफ उसकी वेलोसिटी है, और लेट्स से इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में उस पे एक्सेलरेशन, ये मैग्नीट्यूड है एक्सेलरेशन का, ए डिनोटेड, मैं मतलब उससे डिनोट कर रहा हूं, और ना ही अभी मैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में हूं कि साइन कन्वेंशन मान के पॉजिटिव नेगेटिव लिखना शुरू कर दूं। सिर्फ अभी एक जो चर्चा इस पॉइंट पर है और कैलकुलस में ही रहने का मेरा एम है अभी। तो यहां पर जब मैंने देखा ये ऑब्जेक्ट है, वेलोसिटी v से ट्रैवल कर रहा है, एक्सेलरेशन a है, रिटार्डेशन के फॉर्म में, अगेंस्ट दैट वेलोसिटी एक्ट कर रहा है, तो यहां पर क्या होगा, तो सबसे पहली सिंपल सी बात है, मुझे मालूम है भाई कि यहां पर स्पीड कम होगी, और कम होते 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 होते, अब देखिए अगर हमने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ा होता तो हम इसको कैलकुलेट करते, बट क्या हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ रहे हैं या कैलकुलस पढ़ रहे हैं, तो भैया हम कैलकुलस पढ़ रहे हैं, और कैलकुलस के अंदर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं, वेरिएबल भी हो सकता है, इसलिए हम जनरल चीज डिस्कस कर रहे हैं, उसका एक स्पेशल केस, उसका एक स्पेशल पार्ट will be taken under uniformly accelerated motion। अब जो स्पीड है वो ध्यान से देखिएगा, स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही, तो कम होते 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 हौले हौले एक पॉइंट पर भाई का मन, मूड सब बदल गया, समय बदल गया, भावनाएं बदल गई, और उसका डायरेक्शन रिवर्स हो गया, because the acceleration was acting continuously on the object and was reducing the velocity, और धीरे 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 उसका वेलोसिटी इस पॉइंट पर आकर जीरो हुआ और पार्टिकल पलट कर वापस जाने लगा। अब ये मत सोचना सर आया यहां से था, जा यहां से रहा है, नहीं भाई, वो सिर्फ शो करने का तरीका है कि आवन जावन अलग, ताकि आपको पता चले कि एक आवन है एक जावन है, पर्पस ही है एक ही लाइन, लाइन ऑफ मोशन एक ही है, तभी स्ट्रेट लाइन हुआ, नहीं तो अगर वो ऐसा ऐसा घूम के चला गया, यहां वहां चला गया, तो वो प्लेन हो गया भैया, चले गए उस स्पेक्ट्रम से बाहर, उस रेंज से बाहर चले गए, तो यहां वेलोसिटी क्या हुई, जीरो, यानी पलटते वक्त टर्निंग पॉइंट ऑफ अ मोशन पे वेलोसिटी जीरो होती है। मान लीजिए पेन है, या ये मान लीजिए ये टूट गया तो बहुत महंगा है भाई, चलिए, और अभी नहीं हो पाएगा, तो ये मान लीजिए मार्कर है, इस मार्कर को हमने ऐसे फेंका, ये वापस है, जब ये मार्कर को फेंका तो आपने देखा यहां से यहां तक जाते वक्त इसकी स्पीड और बढ़ी और ये चलता चला गया, बिल्कुल नहीं भाई पगले, जैसे इसको फेंका तो इसकी स्पीड कम हुई कम हुई कम हुई, एक पॉइंट ऐसा आया जहां पर इसकी वेलोसिटी जीरो हुई और भाई साहब पलटे वापस आ गए, जहां से चले थे वहीं वापस आ गए, जिंदगी, ठीक है। अब जिस पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो हुई दैट इज द टर्निंग पॉइंट, एंड यहां पर एक बात मैं क्लैरिटी से कह दूं कि जहां वेलोसिटी जीरो होती है टर्निंग पॉइंट पर, ये रेस्ट नहीं, जे है अ मोमेंटरी रेस्ट। मोमेंटरी रेस्ट क्या होता है, जैसे अभी मार्कर मैंने फेंका तो क्या यहां जाकर टिक गया, भाई टिक गया तो भागो इस जगह से, कुछ तो है, लेकिन ये टिका नहीं, ये यहां बस आकर वापस आ गया, तो वो मोमेंटरी रेस्ट था, उतनी देर के लिए रेस्ट पर रहा और फिर पलटकर वापस आ गया, ऑब्जेक्ट हमारा, उसकी नियति में लिखा था वापस आना, आया। तो इस मोमेंटरी रेस्ट को हम कैसे यूज करेंगे, तो उसके लिए हम लेते हैं एग्जांपल, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक हमारे पास फिर से पार्टिकल है छोटू सा पॉइंट साइज, मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन where x is a function of t, x वही पोजीशन, t वही टाइम, और फंक्शन हमें दे रखा है ये वाला, दिस इज आवर फंक्शन, कह रहा है फाइंड द पोजीशन व्हेन द पार्टिकल टर्न्स, मुझे वो पोजीशन चाहिए जहां पर पार्टिकल टर्न कर रहा है, यानी देखा ये तो खेला हो गया, खेला हो गया,
चाहिए कुछ और, दिया कुछ और है, बहुत नाइंसाफी है, बट होता यही है। तो शुरुआत कहां से हो रही है? फ्रॉम वेयर वी आर स्टार्टिंग, द एक्स इज टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1। ठीक है, ये फंक्शन, ये स्टार्टिंग पॉइंट अपना। अब ये तो पोजीशन है भैया, इंस्टेंटेनियस पोजीशन है, और अपने को पता करना है कि पार्टिकल पलट कहां रहा है। अच्छा, उसने बोला उसको चाहिए तो पोजीशन, चाहिए तो पोजीशन, लेकिन कब? जब पार्टिकल पलटे हैं। पहले ये जानना पड़ेगा पार्टिकल पलट कब रहा है। तो पार्टिकल पलटने के लिए इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं, बिकॉज वी नो dx बाई dt, तो टी स्क्वायर का डिफरेंशियल 2t, माइनस 4t में 4 बाहर कांस्टेंट, t का डिफरेंशियल 1, 1 का डिफरेंशियल 0, ये आंसर है। और ये है बी इंस्टेंटेनियस, बी नहीं बी, अरे बी बे, तो v इंस्टेंटेनियस इज 2t माइनस 4। अब अगर इसको 0 से इक्वेट दिया जाए तो हमें एक इक्वेशन मिल गया 2t माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी t इक्वल टू 4/2 विच इज 2 सेकेंड। इस क्षण पर एट t इक्वल टू 2 सेकेंड द पार्टिकल इज टर्निंग, पलट रहा है। राज पलटे ना पलटे, हमारा पार्टिकल जरूर पलट गया एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, एंड व्हेन द पार्टिकल इज टर्निंग, उसी टाइम पे पोजीशन चाहिए था। तो अब ये t इक्वल टू 2 उठाओ और j ले जाकर यहां पुट कर दो, तो x ऑफ 2 चाहिए, ब्रैकेट में फिर से कह रहा हूं मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। x ऑफ 2 का मतलब पोजीशन एट t इक्वल टू 2, तो t की जगह पे 2 पुट करते हैं, यानी 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8 प्लस 1, 5 माइनस 8 इज माइनस 3 मीटर। माइनस 3 मीटर पर बाबूजी पलट जाएंगे। ठीक है, बाबूजी को तो सिमरन, ठीक। तो एट जो आपका पोजीशन है माइनस 3 मीटर, उस पर पार्टिकल पलटा, लेकिन पलटने की कंडीशन है द वेलोसिटी शुड बी 0। अच्छा, मान लीजिए जो अभी हमने क्वेश्चन दिया उसमें x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4t की जगह पे प्लस 4t प्लस 1 होता। मान लीजिए 2 मिनट के लिए मान लीजिए कि जो अभी हमने सवाल लिया, इसलिए मैंने बोला हैंड रिटन क्वेश्चन का मतलब यही है कि मैं उस क्वेश्चन से और जगहों पे जा सकूं। ठीक है, पर्पस है उसके पीछे का। नोट्स बनाते टाइम कुछ तो सोचा होगा इतने साल से, है ना। x है टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1, x इज पोजीशन, t इज टाइम। मुझे बताओ पार्टिकल कब पलटेगा, बताओ भाई जल्दी से बताओ, पॉज कर लो और बता दो मुझे पार्टिकल कब पलटेगा। मैं कह रहा हूं पॉज कर लो और बता दो, चलो बता दो, एकदम ही बता दो भाई, मैं रुका हुआ, क्योंकि पॉज करोगे तो मैं रुक जाऊंगा। तो x is t square plus 4t plus 1, and for this let's say we differentiate it dx by dt and we obtain 2t plus 4. Now this is what v instantaneous is, but the problem is कि जब मैं अब v instantaneous को 0 करूंगा तो 2t plus 4 equal to 0 इक्वेशन बनेगी और t की वैल्यू -2 सेकेंड आएगी। क्या समय नेगेटिव में हो सकता है? ज्यादा डेप्थ में मत जाइएगा मेटाफोरिकली कि हाँ सर बीता हुआ समय तो नेगेटिव ही होगा, आने वाला पॉजिटिव, अभी वाला 0, तो निकल लो। टाइम लाइन की बात हो रही है। क्या टाइम लाइन पर टाइम 0 से स्टार्ट होता है? यस, बिकॉज द ऑब्जर्वर स्टार्ट्स द वॉच एंड स्टार्ट्स एनालाइजिंग द इमोशन, सो एट t इक्वल टू -2 इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर द पार्टिकल विल नॉट पलट। इस केस में पार्टिकल विल नॉट पलट एंड दैट इज श्योर। तो कहीं ना कहीं समझ आया कि एक लेजिटिमेट टाइम ऑब्टेन होना चाहिए उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालने से, तब जाकर यू कैन से वेदर सिमरन पलटेगी या नहीं। चलिए अब जाते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, विच इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सर आपने इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स में पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। लेकिन बेटा वहां पर जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया था तो हमारा पर्पस आपको उस पैरामीटर से अवगत कराना था, इंट्रोड्यूस कराना था। दैट वाज द पर्पस। एकमात्र हमारा वही टारगेट था। अब टारगेट है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फंक्शंस में कैलकुलस यूज करके निकालना है। जब आप आगे जाएंगे तो आपको एग्जांपल्स में दिखाता हूं। सर ज्यादा आगे चलेंगे, ठीक है, ज्यादा आगे जाना भी घातक है क्योंकि सरप्राइज खुल जाता है। माइंड है भाई, माइंड को वैसे ही छोटी छोटे इनपुट्स मिलने चाहिए जिससे वो ओहो ओहो करके खुश हो के आगे बढ़ता है।
उतने ही मिले, बस इतना ही एक्सेप्टेंस है अपना एज ए ह्यूमन बीइंग। चलिए, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर, ठीक है, हम कैलकुलस कैसे यूज करेंगे? तो डिस्टेंस का मतलब क्या था? टोटल पाथ लेंथ। व्हाट वाज डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टेस्ट पॉसिबल स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल। बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है कि भैया डिस्टेंस का मतलब था टोटल पाथ लेंथ, एंड डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्प्लेसमेंट था शॉर्टेस्ट पॉसिबल स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। अरे कंपल्सन है भाई, शॉर्टेस्ट पॉसिबल स्ट्रेट लाइन। कैरम खेला है कभी? कैरम ऐसा, तो कैरम में मान लीजिए ये ऐसा, एक मिनट, ये कैरम बोर्ड है, किसी ने यहां से कैरम की गोटी ऐसे वो स्ट्राइकर मारा, इधर लगा और फाउल चला गया, ठीक है। तो आप उसकी जर्नी देख रहे हैं, उसकी जर्नी देख रहे हैं, वो गया ए से बी, बी से गया सी। लेकिन अगर कोई बोलेगा कि भैया लाल रंग से डिस्प्लेसमेंट को कनेक्ट करो, डिस्प्लेसमेंट दिखाओ लाल रंग से, तो देखो ये रहा डिस्प्लेसमेंट, लाल रंग देख लो। ए से बी एक तो लाइन खींच दी बस, सॉरी ए से सी एक तो लाइन खींच दी बस, ठीक है, ए से बी नहीं, क्योंकि हम जर्नी कहां स्टार्ट हुई? ए पे, एंड कहां हुई? सी पे। बी वॉज द पॉइंट जहां पर वो टकरा के वापस आया। खेला होगा कभी, देखा होगा। तो डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करना है तो खाली इनिशियल पॉइंट की चिंता करिए, फाइनल पॉइंट की चिंता करिए, और एक लाल रंग से उस रेखा को ज्वाइन कर दीजिए, रेखा बना दीजिए, ज्वाइन क्या कर दीजिए, रेखा बना दीजिए अगर बने तो ए से बी एक लाइन खींच दी अपन ने। अरे फिर ए से बी यार, ए से सी बाबू, ए से सी, ए से सी, ए से सी, ठीक है। तो आप ए से सी कनेक्ट कर दीजिए, इनिशियल एंड फाइनल। वो क्या होता है ना, बचपन से इतना एबीसीडी की आदत हो गई कि आदमी ए के बाद बी ही ले रहा है, ठीक है। तो इसीलिए फिर से स्ट्रेस इस पॉइंट पर दे रहा हूं कि जब पार्टिकल मूव करना स्टार्ट करे, ए से बी, बी से सी आए, तो भैया डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट इज सी, नॉट बी, सी नॉट बी, सी नॉट बी। तो ए से सी एक लाइन खींच दीजिए, वो है डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ये बात हुई, ये तो वो वाली डेफिनेशन है जो हमने वहां पढ़ी थी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स में। लेकिन अब अपना चर्चा ये थोड़ी हो रहा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मिल रहे हैं, अब अपना चर्चा इससे होगा। लेकिन मैं डायरेक्टली इस क्वेश्चन पे नहीं जाना चाहता, तो मैं आपको एक सवाल पहले और दूसरा देता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा एकदम। और एकदम लेमन टर्म्स में मैं सिर्फ उस इंफॉर्मेशन को आपके साथ साझा करूंगा जिससे क्वेश्चन होकर एक बात पता चल जाए, ताकि माहौल बन जाए और फिर जाएं अपने सवाल पर। जरूरी है माहौल, मजा आवे है। चलिए, मान लीजिए ये वो लाइन है जिसपे पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है। जो पार्टिकल है उसका जो पोजीशन है, लेट्स से ये पार्टिकल है, इसका जो पोजीशन है इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एंड दैट फंक्शन इज टी स्क्वायर प्लस 4t, ठीक है। सर इस फंक्शन से इतना काहे प्यार हो गया है? अब एग्जाम्पल है, जो मन में आया ले लिया। पर्पस तो वो है ना, जो भावना यहां से आप तक जानी चाहिए। तो यहां x is t square plus 4t, where t is time, x is position, and I want to find the distance and displacement. क्या भैया, मुझे चाहिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ऑब्वियसली बात है किसी इंटरवल के लिए चाहिए होगा, तो ले लो इंटरवल t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 सेकेंड के बीच, ठीक है। मुझे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट चाहिए, आप निकाल के देंगे, और t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 सेकेंड के बीच में। दो आप चाहें इसको पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हैं, जितना भी इंफॉर्मेशन आपने अब तक गैदर किया है उसके बेसिस पर, चाहें तो, ठीक है, आपकी मर्जी है। बट मैं कहूंगा इसको सॉल्व करते हैं, बिकॉज दिस इज एन एग्जाम्पल। दूसरा वाला पॉज करवाएंगे, ठीक है। वो तो वैसे आपकी मर्जी है, पॉज करने में क्या रोक लेगा आदमी, ठीक है। चलिए, तो x इज टी स्क्वायर प्लस 4t, इसी प्रिविलेज के लिए तो हम वीडियो देख रहे हैं
कि भैया सामने वाले की बात जब तक ठीक लगे तब तक ठीक, नहीं तो मन भर गया तो दबा दिया, पॉज। तो x इज टी स्क्वायर प्लस 4t। अच्छा, अब मुझे चाहिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, बट मैं ये बात जानता हूं कि डिस्टेंस निकालना मुश्किल है, बिकॉज एक्चुअल पाथ लेंथ के लिए पार्टिकल के जर्नी को ट्रेस करना पड़ता है, और ऐसी दिक्कत तब होती है जब पार्टिकल पलट जाता है। हमें दिक्कत कब नहीं होती? जब पार्टिकल अपनी जर्नी में पलटता नहीं है, तब हमारा डिस्प्लेसमेंट ही डिस्टेंस है। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा हूं, मान लें डेल्टा एक्स इज डिस्प्लेसमेंट विच इज फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा, फाइनल कब? एक्स ऑफ 2, इनिशियल कब? एक्स ऑफ 0। यानी मैं इस फंक्शन में जाऊंगा, इस फंक्शन पे, और पहले मैं इसको एक्स ऑफ 2 निकालता हूं। तो 2t स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2, 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, 8 4 12। तो 12 मीटर उसकी पोजीशन है एक्स ऑफ 2। एक्स ऑफ 2 इज 12 मीटर, ये उसकी पोजीशन है, ठीक। फिर मैं एक्स ऑफ 0 निकालूंगा। एक्स ऑफ 0 निकालूंगा तो मैं उसमें 0 का स्क्वायर प्लस 4 दिख रहा है, हाँ ठीक है, 0 और 0 है। वाह, 0 से खेला, लास्ट में 0, और क्या चाहिए इससे ज्यादा? सारे सवाल काश ऐसे होते, 2 सेकंड में 0 आ जाता, टिक करके निकल लेते, भले चारों ऑप्शन में से कोई भी नहीं होता। तो यहां पे अब जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो निकाल रहे हैं। व्हाट इज एक्स ऑफ 2? एक्स ऑफ 2 क्या है भैया? तो एक्स ऑफ 2 है 12, एक्स ऑफ 0 कितना है? 0, और आंसर आवे है 12 मीटर। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? 12 मीटर। अच्छा सर, डिस्टेंस भी तो निकालो, डिस्प्लेसमेंट में क्या खुश हो रहे हो? अच्छा, इस फंक्शन को उठाया और यहां लिख दिया, ये बाजू में। तो x इज टी स्क्वायर प्लस 4t। अब लेट्स से मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो dx बाई dt, टी स्क्वायर का डिफरेंशियल 2t प्लस 4t का डिफरेंशियल 4, कांस्टेंट बाहर रखा, t का डिफरेंशियल 1, 2t प्लस 4 आंसर, एंड दिस इज v इंस्टेंटेनियस। ऐसे बोलते बोलते ना वो दिल्ली में ना, आप जैसे मार्केट में जाओगे तो वहां पे जब सामान बेचते हैं ना, तो वो ऐसे एक किलो एक किलो एक किलो ऐसे करके मतलब थोड़ी देर बाद वो वाली फीलिंग आने लग जाती है, तो पॉज लेना पड़ता है कि भैया हम वो नहीं, ठीक है, कोई नहीं, ये तो दिमाग में चल रहा है ना। v इंस्टेंटेनियस इज 2t प्लस 4। अच्छा, अब ये जो वेलोसिटी है वो 2t प्लस 4 है, टाइम डिपेंडेंट आया। मान लीजिए मैं चाह रहा हूं कि मैं चेक करना चाहता हूं कि हमारा पार्टिकल पलटेगा कि नहीं पलटेगा। तो अगर मैं इसको 0 से इक्वेट करूं तो t की वैल्यू आती है -2, और बहुत बढ़िया, क्या हमारा पार्टिकल पलट रहा है, लेकिन इस दुनिया में नहीं, दुनिया में जहां नेगेटिव टाइम होता। तो यानी हमारा पार्टिकल अपनी जर्नी में पलट नहीं रहा है, और जब पार्टिकल किसी स्ट्रेट लाइन पर चले हैं और ना पलटे हैं तो उस केस में डिस्टेंस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और ऐसा होने पर हम सीधा सीधा जो डिस्प्लेसमेंट निकाला है, जो 12 मीटर आया था, उसको उठाकर यहां पर पुट कर देंगे 12। यानी कि जो डिस्टेंस है वो भी 12 और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी 12, 12 12 12। तो अब आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन से मैंने ये सिखाना चाहा कि भैया कैसे आप गिवन कैलकुलस को इस फंक्शन पर अप्लाई करते हैं और कुछ बातें यहां से निकालने की कोशिश करते हैं। अब क्योंकि हमारा पार्टिकल पलट नहीं रहा था, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। अगले एग्जाम्पल को पढ़िए, पॉज कर दीजिए। मैं अभी इसको सॉल्व करना स्टार्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक चीज आपसे जानना चाहता हूं, सिर्फ एक चीज, ठीक है, कि मेलोडी नहीं, कि क्या ये पार्टिकल पलटेगा कि नहीं। बताइए कि अगर ये पार्टिकल, इसका फंक्शन दिया हुआ है, जो भी अभी पढ़िए, इसको आप खुद करेंगे, मुझे सिर्फ जानना है कि सिमरन पलटेगी या नहीं। बताइए भाई, देश जानना चाहता है कि सिमरन पलटेगी या नहीं। टेल मी जस्ट बाय अप्लाइंग कैलकुलस ऑन दिस गिवन फंक्शन। पॉज कर लीजिए, नहीं तो मैं बोलता रहूंगा, ठीक है। और अब खुद पॉज थोड़ी होऊंगा भाई, अब मैं इस फंक्शन को सॉल्व करूंगा। तो मैंने आपसे क्या सवाल पूछा कि सिमरन पलटेगी या नहीं। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को एक बार रीड करके जल्दी से डेटा आइसोलेट कर लूं, तो यहां पर लिखा है पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। बहुत बढ़िया, अरे इतना बड़ा, ओके, स्ट्रेट लाइन वेयर x इज अ फंक्शन ऑफ t, यानी पोजीशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एंड जो फंक्शन है वो ये रहा। उठा के इसको भाई साहब को साइड में, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4t लिख लेते हैं, वेयर x इज इन मीटर,
ये मीटर में है और ये सेकंड में है। पता होना जरूरी है भाई। कभी कभी इसी छोटे से झोल को 4 ऑप्शन में देके कहीं से आपसे बोल देगा ये बता क्या हो रहा है। ठीक है, तो अब यहां बात कर रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, जो भैया को चाहिए वो है फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 3 सेकेंड, यानी 0 से 3 सेकेंड। ठीक है, t इक्वल टू 0 सेकेंड से t इक्वल टू 3 सेकेंड में ये सब चाहिए। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता अगर ये पार्टिकल नहीं पलटता, क्योंकि ना पलटने वाले पार्टिकल का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है और डिस्प्लेसमेंट से निकालना आसान होता है बिकॉज ऑफ अ सिंपल फैक्ट दैट डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। दोनों निकाल लो, माइनस कर दो, काम खत्म और खुशी खुशी घर जाओ। लेकिन इस वाले पार्टिकल को चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले किया dx by dt, उससे मिला 2t माइनस 4। फिर ये तो भी इंस्टेंटेनियस है, दिख रहा है, वाह। इसको 0 से इक्वेट किया और यहां पर 2t माइनस 4 0 से इक्वेट किया तो भैया t की वैल्यू 4/2 यानी 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड पे t इक्वल टू 2 सेकेंड इंस्टेंस पर यह पार्टिकल अपने जर्नी में पलटने वाला है। हमें जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट चाहिए था वो t इक्वल टू 0 से 3 में चाहिए। क्या t इक्वल टू 0 से 3 के बीच में आएगा हमारा t इक्वल टू 2? बोले भाई, क्या t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 3 के बीच में आएगा हमारा इंस्टेंस, हाँ या ना? तो भैया 0 से 3 के बीच में ही 2 आता है। बताओ, सरकार फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 0 से 3 के बीच में 2 आया, यानी हमारा पार्टिकल हमारे गिवन इंटरवल के बीच में ही पलट गया, धोखेबाज कहीं का। इसका मतलब अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होंगे, तो इसका मतलब हमें सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल लेना चाहिए। आसान है ना? तो चलिए निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट होता है डेल्टा एक्स, यानी एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, और ध्यान दीजिए एक्स ऑफ 3 माइनस एक्स ऑफ 0 चाहिए। और क्योंकि पोजीशन का फंक्शन गिवन है इसीलिए सीधा सीधा पुट करके बस वो वैल्यूज निकाल लेते हैं। निकाल रहे हैं तो यहां पर ये फंक्शन है। सबसे पहले मैं इसी फंक्शन को यूज करके x ऑफ 3 निकाल रहा हूं, और x ऑफ 3 क्या होगा? तो होगा 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3। 3 का स्क्वायर मतलब 9, माइनस 4 3 12, तो आएगा माइनस 3 मीटर। और अगर यही x ऑफ क्या है 0, x ऑफ 0 निकालेंगे, x ऑफ 0 निकालेंगे तो 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 इज 0। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट देख लीजिए, x ऑफ 3 कितना है? माइनस 3। x ऑफ 0 कितना है? 0। यहां लाते हैं और x ऑफ 3 की जगह पे लिख दिया माइनस 3, x ऑफ 0 की जगह 0। फाइनल आंसर माइनस 3। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट जो आया वो माइनस 3 मीटर आया। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, हाँ, बिकॉज इट इज वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट आया माइनस 3, डिस्प्लेसमेंट आया माइनस 3। अच्छा सर, क्वेश्चन खत्म हो गया, बहुत खुशी की बात है। आगे बढ़ते हैं। बेटा नहीं हुआ। तो हमारा जो पार्टिकल है अब उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा भाई? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालने का मतलब है कि ये हमने वो नंबर ले लिया जहां पर पार्टिकल ट्रैवल करेगा। अब हम क्या करेंगे, ये पॉइंट है x इक्वल टू 0, इसको हम 0 मीटर कह के ओरिजिन कह दे रहे हैं। और जो हमारे पार्टिकल का अब रिक्वायरमेंट है वो है डिस्टेंस, और हम डिस्टेंस निकालने जाएंगे भाई, डिस्टेंस। ठीक है, अब डिस्टेंस निकालने के लिए इतना आसान क्यों नहीं है? रीजन है कि भैया पलट रहा है, पलट रहा है। क्या हिंदी है, वाह। पलट रहा है, तो जो पार्टिकल है वो पलट रहा है। अगर पार्टिकल पलट रहा है इसका मतलब डिस्टेंस विल नॉट बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, द डिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। दैट्स व्हाई वी नीड टू कैलकुलेट इट। समझे कि नहीं भाई? तो इसका मतलब अब ट्रेस कैसे करेंगे, देख ध्यान से। सबसे पहले x क्या था? वो था टी स्क्वायर माइनस 4t, ये अपना फंक्शन था। अब इसमें सबसे पहले v हमने इंसिडेंस फाइंड कर लिया था, वो था 2t माइनस 4, 0 से इक्वेट किया, t की वैल्यू आई थी 2 सेकंड। जो पीछे कर चुके हैं जल्दी से लिख रहा हूं बस। तो यानी 2 सेकंड पे पलटा। तो हम क्या करते हैं, अपनी जर्नी को तोड़ लेते हैं। हम पहले जाएंगे 0 से 2, फिर जाएंगे 2 से 3। तो अब हमारे पास x ऑफ 3 जो था और x ऑफ 0 जो था, ये दोनों पोजीशन हम पहले से निकाल चुके हैं। x ऑफ 3 कितना था? आई थिंक एक मिनट, माइनस 3 मीटर था। x ऑफ 3 था माइनस 3 मीटर।
और x ऑफ 0 कितना है 0। बहुत बढ़िया। अब हम निकालते हैं x ऑफ 2, पलटने वाला पॉइंट, और उसको निकालने के लिए फंक्शन है टी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 यानी 2 2 4 माइनस 4 2 8 इज माइनस 4 मीटर। तो अब उसको नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। ठीक है, नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। चलिए, तो शुरू कहां से किया, बोले भाई शुरू कहां से किया? तो व्हाट इज x ऑफ 0? 0 है, यानी पार्टिकल ने जर्नी शुरू यहां से की। ठीक है, उसके बाद वो कहां गया? तो x ऑफ 2 क्या है? -4। ये देख, x ऑफ 2 क्या है? -4। यानी पार्टिकल यहां से इधर नेगेटिव की तरफ गया और फिर यहां पे आया विच इज x इक्वल टू -4। ये पॉइंट तक आया। क्या फिर आगे चला और आगे गया? -5 -6 नेगेटिव साइड में और आगे गया? नहीं, बढ़ा घटा नहीं बोल रहा हूं मैं, आगे बोल रहा हूं। तो क्या वो उस साइड और आगे गया, नेगेटिव साइड पर, और मतलब और आगे मूव कर रहा है? नहीं, इट इज नॉट मूविंग इन द नेगेटिव साइड। एंड यू कैन सी दैट द x ऑफ 3, जो इंस्टेंस t इक्वल टू 3 सेकेंड, वो है -3। और -3 आप भी जानते हैं कहां होगा, यहां कहीं होगा। ये होगा आपका x इक्वल टू -3। यानी अगर आप इस जर्नी को ध्यान से देखें, ठीक है, एक मिनट, अगर आप इस जर्नी को ध्यान से देखें तो पार्टिकल कैसे मूव किया है, देखना उस जर्नी को। पहले वो 0 से गया -4 तक, -4 तक, फिर वो -3 से आया, सॉरी, वो -4 से आया -3 तक। पार्टिकल 0 से कहां गया? 0 से कहां गया भैया? -4 तक। फिर पार्टिकल पलटा क्योंकि उसकी वेलोसिटी 0 हो चुकी थी, और जब वेलोसिटी 0 हो चुकी है तो पार्टिकल और आगे नहीं जाएगा, पार्टिकल पलट के वापस आ रहा है। इसने ऐसा कहा, मोशन ने ऐसा कहा कि भैया t इक्वल टू 2 सेकेंड पे मैं पलटा हूं। यानी अब पार्टिकल -4 से पलट के कहां पर आ गया? -3, और यहां पर हमारा एनालाइजेशन का इंटरवल खत्म होता है। तो इसका मतलब पहले कितना चला? 0 से -4 गया, इसका मतलब कितना चला? 4 यूनिट। कितना चला भैया? 4 यूनिट। और -4 से -3 आया तो कितना चला? -4 से -3 आया तो बोल कितना चला? 1 यूनिट। यानी टोटल जो डिस्टेंस है ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल इज हाउ मच? तो टोटल डिस्टेंस है 4 + 1 यानी 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना था? -3 मीटर। डिस्टेंस कितना है? 5 मीटर। क्या ये हमने इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स में निकाला है? अभी वहां तो एग्जांपल दिया था, क्वेश्चन थे ही नहीं, वो तो सिर्फ समझाने की बात थी। आपने नोटिस किया जब वो वाले डिस्कशन हुए तब मैंने एग्जांपल नहीं कंसिडर किए थे। रीजन भी, वहां पे क्या एग्जांपल लेंगे? जहां लेना है वहां लेंगे ना भैया, ले रहे हैं धड़ाधड़। तो डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्प्लेसमेंट कम, क्योंकि पार्टिकल पलट रहा है, और पलटते ही हमारी भी खिसक जाती है, क्योंकि सोचना पड़ता है डिस्टेंस निकालते टाइम, पार्टिकल के मोशन को ट्रेस करना पड़ता है, उसकी जर्नी को। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज। अच्छा जी, अब चर्चा है स्पीड के इंक्रीज या डिक्रीज होने पर। ओहो, एंड हाउ दैट विल बी टेकन? सो बाय एन एग्जांपल, सिंपल। ये सारे पॉइंट एग्जांपल के थ्रू ही आ रहे हैं। जैसे देखिए, मैक्सिमम मिनिमम आएगा, उसका भी एक एग्जांपल होगा। तो ये सारे पॉइंट आर जस्ट लाइक एप्लीकेशन, और उस एप्लीकेशन को मैंने तोड़ दिया है उन चीजों में जिस तरह के सवाल मार्केट में है। मार्केट मतलब कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, ठीक, मार्केट में क्या बिक रहे हैं क्या, ठीक है। तो स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज। अच्छा, स्पीड इंक्रीज होगी कि डिक्रीज, मतलब डिक्रीज होगी, ये कैसे पता चलेगा? तो भले ही अभी तक हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में ना गए हों, अभी तक हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में ना गए हों, थोड़ा और नीचे बना देते हैं, नहीं तो मैग्नेटिक लेविटेशन से गाड़ी चल रही है, लोग ऐसा सोचेंगे कि सर धरती तो नीचे है, गैप कैसे, ठीक है। तो यहां पर ये जो कार है या जो भी ऑब्जेक्ट है, तेल लेने जाए कार, ये ऑब्जेक्ट है। अगर इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में है तो भैया स्पीड बढ़े है। और अगर दोनों पे लगने वाला एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर इन द एंटी पैरेलल या ऑपोजिट डायरेक्शन, इन दैट केस द स्पीड डिक्रीजेस। अच्छा, अगर मैं इसको थोड़ा सा साइन कन्वेंशन से लिंक करके एक ऐसा चीज आपको दे दूं जिसको आप हमेशा याद रखें और ये वैलिड हो
प्लेन के लिए भी, प्लेन के लिए नहीं, मोशन है ना प्लेन के लिए, उस प्लेन में क्या करेंगे जाके। तो यहां पे स्पीड इंक्रीज डिक्रीज सिंपल है। मैं एक कन्वेंशन का फंडा इंट्रोड्यूस कर देता हूं लेट्स से, और मैं बता रहा हूं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में मैं फिर से कन्वेंशन पे एक अलग से चर्चा करूंगा। नेसेसरी है वो थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में बिठा देना, कील ठोक देना एकदम। तो यहां पर आप देखिएगा इस वाले केस में स्पीड के साथ क्या होने वाला है, ये अपने फोकस्ड है। अच्छा, मान लीजिए मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कह रहा हूं, जिस डायरेक्शन पे वेलोसिटी है मैं दोनों केस में उस डायरेक्शन को पॉजिटिव कह रहा हूं, ठीक है, मैं कह रहा हूं। And because of the fact the velocity and acceleration are vector quantity, they will be negative positive based on the sign chosen, because vector के पास डायरेक्शन होता है, और हम ये बात पहले ही कर चुके हैं कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन में वेक्टर का मतलब डायरेक्शन वाइज पॉजिटिव या नेगेटिव दो ही है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अप डाउन नहीं, ठीक। तो अब यहां पॉजिटिव पॉजिटिव लिया, जहां वेलोसिटी है वो पॉजिटिव। तो मुझे बताइए अगर मैं पहले वाले केस में कहूं कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, दूसरे वाले केस में एक्सेलरेशन वेलोसिटी का मुझे साइन बताइए, सिर्फ साइन बताइए, साइन डायरेक्शन। तो दोनों, पहले वाले केस में दोनों पॉजिटिव हैं, दूसरे वाले केस में वेलोसिटी पॉजिटिव है बट एक्सेलरेशन नेगेटिव है। और मान लीजिए मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, तो पहले वाले केस में अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूं एक्सेलरेशन वेलोसिटी को, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव भी पॉजिटिव आएगा विच इज ग्रेटर देन 0। और दूसरे वाले केस में अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आएगा विच इज लेस देन 0। तो जब भी एक्सेलरेशन वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन 0 होगा स्पीड बढ़ेगी, और जब भी मल्टीप्लिकेशन लेस देन 0 होगा स्पीड घटेगी। स्पीड 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 घटेगी भाई। अब इसी बात को, इस कंसेप्ट को अपने पास अपन ने रख लिया, सिर्फ छोटी सी बात की कन्वेंशन बोला, मान ले डायरेक्शन देना है और क्या करना है, क्वेश्चन थोड़ी कोई करना है, सिंपल सी बात है जो आपसे डिस्कस हुई। अच्छा, अब इस एग्जांपल पे आते हैं। एग्जांपल है अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन वेयर x इज अ फंक्शन ऑफ t, और फंक्शन ये रहा, फंक्शन को बाजू में लिख दे रहा हूं, यहां लिख दे रहा हूं x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1। भाई साहब, सर आपको इस तरह के फंक्शन से लग रहा है प्यार ही हो गया एकदम ही, बार 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 बार। अब ऐसा नहीं है, मैंने कहा ना अगर मैं फंक्शन बदल दूंगा तो आपका दिमाग कुछ देर तक तो उस फंक्शन को कंप्रीहेंड करने में लग जाएगा, अच्छा ये है। अब सीधा आप देखते हो ये तो वही वाला है बस, और सीधा कूद जाते हो सवाल के ऊपर, अच्छा ये सिखा रहा है तू हमें, देख तू। अच्छा, अब यहां कह रहा है फाइंड द रेंज ऑफ टाइम इन विच स्पीड इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। अब उसको समय की वो सीमाएं चाहिए और रेंज चाहिए जहां पर स्पीड बढ़त है या घटत है। अब वो निकालने के लिए मेरे पास एक तो ये कंसेप्ट है, और दूसरा क्योंकि फंक्शन है तो मेरे पास कैलकुलस का सहारा है। तो कैलकुलस का सहारा इस्तेमाल कैसे होगा, उस इस्तेमाल को ध्यान से देखें और फिर विश्वास करें, ठीक है। घड़ी, तो यहां पे x इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1 वेयर x इज पोजिशन इन मीटर एंड t इज टाइम इन सेकेंड्स। अब हमको चाहिए कि भैया किस समय की सीमा के अंदर स्पीड बढ़त है और किस में घटत है, वो निकालने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि पार्टिकल पलट कहां रहा है, किस इंस्टेंस पर पलट रहा है, ये देखना पड़ेगा। अच्छा, अगर ये देखना है तो पहले करो dx बाई dt, और dx बाई dt करने से t स्क्वायर का डिफरेंशियल 2t माइनस 4t का माइनस 4 और 1 का डिफरेंशियल 0। अब देखिए नया फंक्शन होता तो शायद डिफरेंशिएशन भी सोचना पड़ता, लेकिन अब फोकस सिर्फ एक ही चीज पे है कि भाई बताओ कब से कब तक स्पीड बढ़ेगी, कब से कब तक स्पीड घटेगी। अब यहां ये है तो इसको मैंने 0 कर दिया, तो इसको सॉल्व किया तो t की वैल्यू आई 2 सेकंड, कई बार कर चुके हैं, ये v इंस्टेंटेनियस है। यानी वेलोसिटी 0 कब होगी, t इक्वल टू 2 सेकंड पर, यानी पार्टिकल विल चेंज इट्स डायरेक्शन एट t इक्वल टू 2 सेकंड, डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है, वेलोसिटी का डायरेक्शन। अच्छा, इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो अगर हम a इंस्टेंटेनियस चाहते हैं तो हमें करना पड़ेगा dv बाई dt, ऐसा करने पे हमें मिलेगा 2, विल गेट द वैल्यू 2। अच्छा, ये 2 कांस्टेंट है कि वेरिएबल है?
कांस्टेंट है। और पॉजिटिव है कि नेगेटिव? सर 2 तो पता है 0 से ज्यादा होता है, तो इट इज पॉजिटिव। यानी एक चीज तय है, ठीक है, हमें चाहिए वो रेंज जिसमें स्पीड बढ़ रही है या घट रही है। तो हम क्या करते हैं, जर्नी शुरू कब होती है? टेल मी, बोलो बाबू। ठीक है, वाह क्या जगह बनाई है। तो जर्नी शुरू कब होती है? तो जर्नी जो है वो शुरू होती है t इक्वल टू 0 से, t इक्वल टू 0 सेकेंड। ठीक है, 0 सेकेंड पे शुरू होती है और फिर तब तक चलती है जब तक समय ना खत्म हो जाए, यानी इंफिनिटी। लेकिन इसी बीच एक पॉइंट आया t इक्वल टू 2 सेकेंड, जहां पार्टिकल को खुजली हुई और वो पलट गया, t इक्वल टू 2 सेकेंड। यानी हम क्या करेंगे, विल टेक 2 different intervals where one is t greater than equal to 0, less than equal to या less than ही रखते हैं 2 सेकेंड, और अगला जो होगा वो होगा t greater than 2 सेकेंड्स। देखिए ऐसा क्यों किया मैंने, बिकॉज एट t इक्वल टू 2 सेकेंड वेलोसिटी 0 है, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड वेलोसिटी 0 है। ठीक है, तो हम इस वाले कंसेप्ट के बेसिस पर उस पॉइंट में जब v को पुट करेंगे a के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए, तो भैया 0 दे देगा। तो आप तो बोल दोगे स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी। अबे उस इंस्टेंस की बात है। तो हमने 2 ले लिए, 0 से 2 सेकेंड एक इंटरवल हो गया, और t से तो 2 से ज्यादा, यानी जब तक समय चलेगा तब तक, जब तक जहां मतलब इसमें जान है तब तक जहान है। तो अब ये वाले केस में हमने पहले डिवाइड तो कर लिया। अच्छा, अब जज कैसे करेंगे? तो देखिए, इधर देखिएगा ध्यान से। अगर मैं वेलोसिटी के फंक्शन की बात करूं तो वो है 2t - 4, और एक्सेलरेशन जो है वो तो 2 है, यानी एक्सेलरेशन में तो कोई शक नहीं, वो हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है, चाहे टाइम इस वाले रेंज में हो चाहे इस वाले रेंज में, दोनों में से किसी रेंज में हो। एक्सेलरेशन तो भैया 2 ही है, कांस्टेंट है, इंडिपेंडेंट है पोजीशन टाइम के, यानी पॉजिटिव रहने वाला है। लेकिन वेलोसिटी का सोचो एक बार, ठीक है, वेलोसिटी का सोचो। वेलोसिटी के केस में अगर टाइम 0 से 2 के बीच में है, एग्जाम्पल के तौर पे 1 ले लीजिए, तो अगर आप यहां पर v at 1 निकालेंगे, v at 1 जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूं कि 0 से 2 के बीच में एक इंस्टेंस ले लिया 1, उसको पुट करते हैं, तो 2 into 1 - 4 ये आएगा -2 विच इज लेस देन 0। एक नंबर लिया रैंडमली मैंने, 2 से कम ले ले, तो आप ये समझ रहे हो ना कि अगर टाइम की वैल्यू 2 से कम, सोच 2 पे क्या होगी, 2 पे वेलोसिटी, व्हाट विल बी वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, वेलोसिटी क्या होगी? तो 0 होगी। लेकिन अगर 2 से कम कोई भी इंस्टेंस लेते हैं इस फंक्शन में पुट करने के लिए, तो वेलोसिटी विल बी नेगेटिव। क्या कहा मैंने? वेलोसिटी विल बी नेगेटिव। यानी अगर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से 2 सेकेंड के बीच का इंटरवल है, तो वेलोसिटी लेस देन 0 है, एक्सेलरेशन ग्रेटर देन 0 है। ये हमने अभी देखा। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये नेगेटिव आएगा, यानी कि स्पीड घटत है। यानी 0 से 2 सेकेंड नॉट इंक्लूडेड, 2 इंक्लूडेड नहीं है, 2 इंक्लूडेड नहीं है, वो 2 वाला अंग्रेजी वाला 2 हो जाता है इसीलिए। तो 2 seconds that instance is not included in our journey for this particular interval, and the speed is decreasing from 0 to 2 seconds, not included 2, 1.999999 ऐसे तक ले लो, बहुत सारे, इनफाइनाइट, जिंदगी भर लिखते रहो ये। तो उस पर्टिकुलर रेंज में क्या होगा? स्पीड घट रही होगी, स्पीड विल बी अ डिक्रीजिंग। अरे तभी तो पलटा बे, कोई चीज कैसे पलटेगी खुद सोच। ये मार्कर जब ऊपर फेंका तो a इंटू वी का मल्टीप्लीकेशन ऊपर जाते वक्त a इंटू वी का मल्टीप्लीकेशन बोल लेस देन 0, तभी तो स्पीड कम हुई और यहां पर इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पर आया, मोमेंटरी रेस्ट पर आया, आज ये पलटा। अब t ग्रेटर देन 2 सेकेंड पे क्या होगा? तो वेलोसिटी का फंक्शन क्या था? 2t - 4। एग्जांपल ले लो 3 सेकेंड, जैसे ही तुम v at 3 निकालोगे तो 2 into 3 - 4, 6 - 4 2 आएगा विच इज ग्रेटर देन 0। सबसे छोटा वाला वैल्यू लिया, 2.1 भी ले सकते तो भी आंसर आ जाएगा। 2.1 मल्टीप्लाई करके देख ले, 2.1, 4.2 - 4 कितना आएगा? 0.4, स्टिल पॉजिटिव है सबसे। और छोटा नंबर ले लो 2, लेकिन 2 से ज्यादा ले लोगे तो हो गया खत्म। अगर t ग्रेटर देन 2 है तो वेलोसिटी विल बी ग्रेटर देन 0, यानी वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, यानी दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी पॉजिटिव आएगा।
और जब दोनों का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव आएगा तो स्पीड विल बी इंक्रीजिंग। तो भैया 0 से लेके 2 तक स्पीड कम, 2 से ज्यादा स्पीड बढ़ना। अब इसमें क्वेश्चन की डिफिकल्टी और बढ़ सकती है, बट वो प्रैक्टिस की बात है। वो जब मैं प्रैक्टिस कराता हूं बैठ के शांति से एकदम मन लगा के, हम बहुत सारे सवाल लगाते हैं धड़ाधड़, तब वहां पर इस चीज की चर्चा होगी। अभी नहीं, अभी इतना बहुत है। एक थॉट, एक सोच आपके मन में डाल के छोड़ दिया कि कैसे सोचें। चलिए अब बात करते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा की। और मैक्सिमा मिनिमा कहां? तो भैया मैक्सिमा मिनिमा इन मोशन। चलिए वाह, अब मैक्सिमा मिनिमा मोशन की बात कर रहे हैं। मोशन में तो पहली बात है, देखिए हमें शुरुआत वैसे सीधा एग्जाम्पल से करनी चाहिए, बट यहां पर हम एग्जाम्पल से शुरू ना करके थोड़ा सा जल्दी से, अगर आपने मैक्सिमा मिनिमा वाला पॉइंट आप डायरेक्टली यहीं पर आकर समझ रहे हैं, इसी पॉइंट पर अगर आकर मतलब आप समझ रहे हैं, तो पाप है, माता रानी पाप लगाएंगी। सिंपल है। अब जिस चीज को पढ़ाया वहां इतना डेप्थ में, विथ एग्जाम्पल, विथ एवरीथिंग, स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बेसिक पॉइंट टू द डिफिकल्ट वन, तो वो सीधा यहां पर आपको लगता है मैं दोबारा पढ़ा दूं? मुझे कोई दिक्कत नहीं है पढ़ाने में, मैंने तब भी पढ़ा है, अभी भी पढ़ा सकता हूं। बट द ओनली प्रॉब्लम इज कि कहीं ना कहीं आप लैग कर रहे हैं, और जब कोई चीज लैग करने लगे तो रीस्टार्ट करो, यानी गो टू दैट पॉइंट। अगर लैग हो रहा है तो जैसे सिस्टम सही होता है रीस्टार्ट करने पे, होपफुली कभी कभी हार्डवेयर प्रॉब्लम भी होती है, वो अलग बात है, कभी कभी सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम भी होती है, वो भी अलग बात है। यू मे बी गेटिंग एट दिस एज। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इन सारी चीजों को निग्लेक्ट करिए एंड गो बाय बेसिक्स। Whatever is being taught, go by sequence. सबसे ज्यादा इंपैक्ट आएगा, क्योंकि पढ़ाने वाले को भी तभी मजा आ रहा है जब वो सीक्वेंस वो फॉलो कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग कहता है अच्छा इसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। मैक्सिमा एंड मिनिमा इन मोशन। अच्छा, सबसे पहले मैक्सिमा मिनिमा क्या है? सिंपल सी बात, अगर आपके पास कोई मैथमेटिकल कर्व होता तो आप बिना किसी दिक्कत के ये बता सकते थे कि किसी कर्व का मैक्सिमा या मिनिमा कहां एग्जिस्ट करता है। रफ एक कर्व लिया तो तब मैं बता सकता था कि भाई साहब ये है मान लीजिए वाई एक्सिस, और ये है मान लीजिए एक्स एक्सिस, और ये जो है ये है मैक्सिमा, और ये जो है ये है मिनिमा। ठीक है, तो ये तो तब बता पाता ना जब कर्व प्लॉट कर पाता। यही रह गया मेरी जिंदगी में, कैलकुलस सीखने के बाद भी मैं कर्व ही कर्व फेलता रहूं? नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि कर्व तो सिर्फ एक सहारा था, असली मार तो अब पड़ेगी, खेल था वो। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में f हमारा फंक्शन, x हमारा इनपुट, y हमारा आउटपुट। मैक्सिमा मिनिमा का क्या तरीका था? स्टेप 1, फाइंड dy बाई dx। तो फंक्शन डिफरेंशिएट होने के बाद कोई नया फंक्शन f डैश x बन जाएगा एंड इक्वेटेड टू 0। देन फाइंड रूट्स, रूट्स निकालने भैया। और जैसे ही वो रूट्स आपको मिल जाए x1 x2 के, कोई भी, ज्यादा भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, एक भी नहीं हो सकता है, फिर आ जाए स्टेप 2 पर। स्टेप 2 में आप निकालेंगे डबल डिफरेंशियल d2y अपॉन dx2। अगर ये ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0, अगर ये लेस देन 0 है तो उस रूट पर मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा, और अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो उस रूट पर मिनिमा। यानी पहले आप डबल डिफरेंशियल निकालेंगे, और याद रखिए डबल डिफरेंशियल डायरेक्ट नहीं निकलता है, डबल डिफरेंशियल एक के बाद एक ही निकलता है, कि पहले आप y को x के रिस्पेक्ट में यू विल डिफरेंशिएट इट फॉर वंस एंड देन यू विल डिफरेंशिएट अगेन टू गेट द डबल डिफरेंशियल। अरे भैया एक के बाद होगा, और अगर वो डबल डिफरेंशियल ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा, और अगर लेस देन 0 है तो उस रूट पर मैक्सिमा। और y चाहिए तो उठा के ले जाओ और यहां पुट कर दो x1 या x2 को।
क्योंकि आप तो इससे सिर्फ ये कंफर्म करते हैं ना कि किस पर मैक्सिमा होगा, किस पर मिनिमा, और मैक्सिमा और मिनिमा कितना होगा ये जानने के लिए फंक्शन में जाकर उस रूट को रखते हैं। अब आपके मन में अगर ये सवाल आया कि सर ये तो बड़ा ही लेमन तरीके से हो गया, कछु पता नहीं चला मैक्सिमा मिनिमा का, तो बेटा मैथमेटिकल टूल है, गो टू मैथमेटिकल टूल। ठीक है, चलिए अब आते हैं इस एग्जाम्पल पर। तो एग्जाम्पल क्या है? अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन वेयर एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टी, और x जो है वो है -t³ प्लस 6t² प्लस 2। अच्छा, मैं फिर से एक बात डिस्क्लेमर यहां डाल दूं, फंक्शन पहले मैं लिख दूं, रुकिए नहीं मैं भूल जाऊंगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, एक रिदम होता है ना भाई, किसी बात को आने का, किसी बात पे पहुंचने का एक रिदम होता है। वो रिदम अपने आप आता है तो मजा आता है, जबरदस्ती लाने की कोशिश की जाएगी तो फेक। तो x is -t³ plus 6t² plus 2, this is the function of position in terms of time, t is seconds, x is meter। और सवाल क्या है उस पर जाते हैं, बट आपने एक चीज रियलाइज की कि मोस्ट ऑफ द फंक्शंस वर x इन टर्म्स ऑफ t। क्या पर्पस है? आसानी, मेरी नहीं आपकी, क्योंकि मैं तो क्वेश्चन सीरीज डालूंगा ही। मैं हर एक डिस्कशन, कुछ दो एक लेक्चर जहां पर रिक्वायरमेंट होगी एग्जांपल्स की, जहां पे रिक्वायरमेंट होगी आपकी सोच समझ और बढ़ाने की, मैं उसके क्वेश्चन डालूंगा ही डालूंगा। तो मुझे तो कोई इजी, डिफिकल्ट या मीडियोकर ऐसे कोई क्वेश्चंस में बाइफरकेट करना ही नहीं है। मेरा पर्पस सिर्फ एक है, मेरा पर्पस सिर्फ एक है, फेक नहीं, वो और लोगों का होगा मजे देने वाला। मेरा एक क्लियर स्टैंड है, और वो ये कि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो मैं क्वेश्चन का एम लेके मन में बैठूंगा कि ये वाला क्वेश्चन है जो मुझे सिखाना है। लेकिन वो क्वेश्चन डिफिकल्ट है तो मैं डायरेक्ट नहीं बोलूंगा, मैं उसको तोड़ता जाऊंगा पीछे। सिखाना मुझे वही है भाई, मैं आपको हवा महल में रह के खुश नहीं रखने देना चाहता कि सिर्फ आप खुशी खुशी में साल भर निकाल दें, बाद में गरियाएं सामने वाले को कि नहीं मिला। मैं रियलिटी चेक साथ में लेके चलूंगा, रियलिटी साथ में लेके चलूंगा, और पढ़ाने के लिए कंटेंट जो चाहिए वो भी लेके चलूंगा। तो यहां पर आपने ये फंक्शन देखा। अब सबसे बड़ी बात है कि ये xt फंक्शन क्यों लिया, बिकॉज ये आपके फंडामेंटल फंक्शंस हैं, बेसिक फंक्शन है, x से शुरू कर रहे हैं हर बार, ताकि जो ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं वो अभी ना लिए जाएं, और बेसिक क्वेश्चन से बेसिक पॉइंट जिस पे फोकस्ड है, जिस टॉपिक में है, खाली वही कंसिडर किया जाए। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। ये बोल रहा है फाइंड एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी इज मैक्सिमम। भाई साहब, पोजीशन का फंक्शन दिया, पूछ एक्सेलरेशन रहा है निकालने को, और वो भी कब? जब वेलोसिटी मैक्सिमम। तो बताइए, तो कोई बात है? हां, यही बात है कि सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं एंड लेट्स फाइंड v इंस्टेंटेनियस। ऐसा करेंगे तो आएगा माइनस, और ये माइनस गलती से नहीं है भैया, है पहले से। t³ का डिफरेंशियल आएगा 3t², 6t² में t² का डिफरेंशियल आएगा 2t, और 2 का डिफरेंशियल आएगा 0। ये हो गया। तो फाइनल आंसर आएगा -3t² प्लस 12t। उसके बाद फिर से इसको डिफरेंशिएट करिए तो मिलेगा a इंस्टेंटेनियस। अब मैं छुपा रहा हूं, और मैं छुपाना चाहता नहीं, बिकॉज ट्रांसपेरेंसी इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर द कंसेप्ट्स टू बी वेरी मच विजिबल एंड डायरेक्ट विथ यू। ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है, ठीक है, समझ रहे हो। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, तो जैसे ही इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो -3t और -3 कांस्टेंट, जो आपका t² का डिफरेंशियल है वो आएगा 2t, यानी फाइनल आंसर आएगा -6t। 12t में 12 कांस्टेंट का डिफरेंशियल 1, फाइनल आंसर 12, यानी -6t प्लस 12। ये फंक्शन इंस्टेंटेनियस का। तो वी स्टार्टेड फ्रॉम x, वी ऑब्टेन्ड v, मतलब अगेन डिफरेंशिएटेड इट टू ऑब्टेन a। ठीक है, तो हमें ये भी मिल गया। ठीक, अब ठीक है सर, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अबे जो चाहिए वो तो दे। तो वो कह रहा है एक्सेलरेशन निकालो व्हेन वेलोसिटी इज मैक्सिमम। अच्छा जी, तो आप क्या करो, थोड़ी देर के लिए बाकी सब जाए तेल लेने, आप सिर्फ इस v इंस्टेंटेनियस फंक्शन पे फोकस करो, और मैं इसको आइसोलेट कर लेता हूं, बॉक्स में डाल के घर ले जाना है। v इंस्टेंटेनियस कितना था? -3t², एक मिनट क्या है, +20, हाँ +20, ये फंक्शन है।
मैं कह रहा हूं थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ कि आपको सवाल किया, मतलब इससे पहले क्या दिया गया था, पूरा मत भूल जाना, ठीक? नहीं तो फिर डॉक्टर के पास। चलिए, तो v इज इक्वल टू -3t² + 12t, ये अपना वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम है, टाइम इज इन सेकेंड्स, वेलोसिटी विल बी इन मीटर पर सेकेंड। वाह, अब इसके साथ क्या करें? देखो अच्छा लग रहा है? नहीं, हमें चाहिए कि वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी, एट व्हाट टाइम, एट t, कौन सा t है जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, किस समय पर होगी, क्यों? देखो, एक्सेलरेशन किससे बना हुआ है? टाइम से। वेलोसिटी किससे बना हुआ है? टाइम से। पोजीशन किससे बना हुआ है? टाइम से। यानी एक्सेलरेशन अगर चाहिए तो भैया t पुट करना पड़ेगा, और t पुट करने के लिए यू हैव अ कंडीशन, एंड दैट कंडीशन सेज दैट फाइंड एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी इज मैक्सिमम। तो वेलोसिटी मैक्सिमम कैसे होगी? जब आप इस फंक्शन पे आएंगे। अच्छा, तो हम क्या कह रहे हैं, 2 मिनट के लिए ये भूल जाओ, सीधा इस पे आ जाओ, सीधा इस पे फोकस करो। मैथ्स है ना, टूल है, उठाओ लगाओ खत्म करो, क्या इमोशन रखना भाई? मैथ्स के साथ इमोशन फिजिक्स के साथ चाहिए, ठीक है? तो अब स्टेप 1, फाइंड dv/dt। मैं भूल गया इससे पहले क्वेश्चन क्या था, मेरे लिए क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हो रहा है। मेरे लिए v एज अ फंक्शन ऑफ t है, फंक्शन दे रखा है, मुझे मैक्सिमम चाहिए कि भैया मैक्सिमम कब होगा, खत्म बात, बस बस बस। तो अब इसको dv/dt करते हैं, तो डिफरेंशिएट किया तो -3t² में माइनस रहने दो, 3 रहने दो, t² का डिफरेंशियल 2t + 12 इंटू t का डिफरेंशियल 1, तो आंसर आएगा -6t + 12। क्या स्टेप 1 खत्म हो चुका है? नहीं, इक्वेटेड टू 0। एंड इसको सॉल्व करने से आपको मिलेगा t = 2 सेकेंड, 12/6, यानी t = 2 सेकेंड पे dv/dt 0 है। अब आया स्टेप 2। स्टेप 2 कंफर्मेशन स्टेप होता है। जैसे आप केमिस्ट्री में वो सॉल्ट एनालिसिस करते हैं तो वहां पे कुछ कंफर्मेटरी स्टेप्स होते हैं, ठीक है? एक होता है नैरो डाउन करने का, एक होता है कंफर्मेटरी। तो ये कंफर्मेटरी है भाई, स्टेप 2 कंफर्म करता है। जैसे मैं आपको बोलूं कि मुझे, आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ पिछले, इससे पहले की कहानी क्या है, मैं कह रहा हूं सिर्फ फंक्शन को देख, और जब मैंने इसको डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट किया और जो टाइम ऑब्टेन किया t = 2 सेकेंड, क्या मतलब है इसका, क्या मीनिंग है इसका? dv/dt 0 है, बस। कब है? t = 2 सेकेंड पे। करें क्या? इसका आचार डालेंगे भाई। मैक्सिमा और मिनिमा दोनों पॉइंट पर स्लोप की वैल्यू 0 होती है। वी ऑलरेडी नो दिस कि मैक्सिमा और मिनिमा पर बनने वाले टेंजेंट्स स्लोप की वैल्यू 0 रखते हैं। स्लोप की वैल्यू 0 है, यहां पर भी 0, यहां पर भी 0। यानी अगर कोई फंक्शन है y वर्सेस x का, तो एट मैक्सिमा एंड मिनिमा dy/dx क्या होता है भैया? 0 होता है। अरे dy/dx मतलब क्या? स्लोप। स्लोप मतलब क्या? tan थीटा। थीटा इस केस में कितना? अबे जब हॉरिजॉन्टल लाइन है तो उसका x एक्सिस से बनने वाला एंगल कितना होगा? 0, ये 90, ये 30, 60 कुछ भी होगा ना, लेकिन ये तो ऐसा है, यानी 0, यानी स्लोप 0। तो ये तो दोनों पॉइंट पर हो सकता है, मैक्सिमा और मिनिमा पर। तो कंफर्मेटरी स्टेप्स क्या है? सेकंड कंफर्मेटरी स्टेप क्या है? स्टेप तो 2, ठीक? डबल डिफरेंशिएट, तो फाइंड d/dt²। भाई साहब भावनाओं में ज्यादा, कोई नहीं। तो हमारे पास फंक्शन कौन सा? ये रहा, -60 + 12। दोबारा डिफरेंशिएट कर तो -60 का -6, 12 का डिफरेंशियल 0, यही, यानी यही आंसर है। यानी हमारा डबल डिफरेंशियल लेस देन 0 है, और डबल डिफरेंशियल लेस देन 0 होने का मतलब मैक्सिमा, यानी वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट t = 2 सेकेंड। वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट t = 2 सेकेंड। जरा आंसर, सरप्राइज सरप्राइज, t = 2 सेकेंड, ठीक है? तो जो आपकी वेलोसिटी है वो कब मैक्सिमम हो रही है? 2 सेकेंड पे, उस क्षण पर मैक्सिमम हो रही है। तो यानी अब हमें चाहिए क्या था? एक्सेलरेशन। तो हम गए एक्सेलरेशन के फंक्शन के पास और हमने कहा भैया हमें शांति से 2 सेकेंड रखने दो ना। तो बोला ठीक है। तो जब हम गए -6 × 2 + 12, -12 + 12 इज 0, यानी मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना है? 0 है। सॉरी, जो आपका एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी मैक्सिमम कब है? t = 2 सेकेंड पे, और तब आपका एक्सेलरेशन 0 है। यूनिट क्या है? मीटर/सेकेंड², ठीक है? क्या हमने ये एक्सेलरेशन मैक्सिमम निकाला है? क्या ये जो 0 मीटर/सेकेंड² आया है, ये 0 मीटर/सेकेंड², मुझे बताओ क्या ये मैक्सिमम है? नहीं। अरे आप खुद देख सकते हो, फंक्शन है -60 + 12, ये देख, -60 + 12 फंक्शन है। इसमें t की वैल्यू 1 सेकेंड पुट कर, -6 + 12 कितना आएगा? 6।
तो 0 से भी ज्यादा हो सकता है। तो क्या ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन है? नहीं, ये वो एक्सेलरेशन है जब वेलोसिटी मैक्सिमम है। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी इन क्वेश्चन को पढ़ते टाइम आपका दिमाग मान लीजिए ये बोलेगा फाइंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन। ये एक मतलब बहुत बढ़िया चीज हुई अभी मेरे साथ, जो मैंने रियलाइज कर लिया 2 सेकंड में कि अच्छा, आपने कुछ क्वेश्चन देखे होंगे जहां पर वो ऐसे लिखेगा कि अ स्टूडेंट परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट एंड द डेटा वाज 63 यूनिट आया, कोई भी मतलब कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, केजी मीटर कुछ भी, वो डेटा है 63, बट ड्यू टू मिस्टेक ही हैज रिटन 36। तो दिमाग होता है, आपका जो दिमाग है वो जब ऐसी चीजों को पढ़ता है तो कुछ कुछ फिक्स्ड पैटर्न। अब एक आदमी साल भर से 2 साल से एक ही सब्जेक्ट पे लगा हुआ है, तो बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे, कुछ बातें दिमाग में बैठ गई होंगी। वो बैठी हुई बातें तकलीफ कब देती हैं? जब आप ऐसा कोई क्वेश्चन करें जहां पे निकाल कुछ दिया कुछ और है, निकालना कुछ और है, और भरोसा किसी और पे रख के ये करना है। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ें, और जब भी किसी क्वेश्चन को शुरू करें तो क्या निकालना है उस पर सबसे पहले एम्फेसिस करें। अब एक रैंडम पॉइंट उठा रहे हैं, ये हमारा कैलकुलस का आखिरी पॉइंट है। इसके बाद विल बी एंटरिंग इनटू द इंटीग्रेशन। कैलकुलस मतलब जो डिफरेंशिएशन पार्ट हमने उठाया था कैलकुलस का, उसका आखिरी पार्ट है। इसके बाद हम जाएंगे इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन नाम जैसे बोला जा रहा है वैसी माहौल है उसका, बट थ्योरी बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि ज्यादा आप उससे कर नहीं सकते। इंटीग्रेशन करते टाइम जब मैथमेटिकल टूल में पढ़ाया था तब भी वहां पे चीजें बहुत कम थी, ठीक है। तो इस पॉइंट के लिए एग्जांपल लेने से पहले मैं थोड़ा चर्चा इस पे करता हूं कि अच्छा सर इतना पढ़ा कि डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है, बहुत नाइंसाफी, डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ा बताइए कैलकुलस में। हाँ, तब पढ़ा था यूनिट्स एंड मेजरमेंट में, तो थोड़ा बहुत दिक्कत होती, शायद पढ़ाया भी होगा, लेकिन अब थोड़ा सेंस ज्यादा बनता है बिकॉज हम पढ़ चुके हैं। चलिए मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं। लेट्स से एक्स है पोजीशन, एक्स क्या है? पोजीशन। तो मान लो एसआई यूनिट में है, मीटर में है, ठीक है। तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? एल। लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? सिंबल क्या होता है लेंथ का? एल। तो एक्स पोजीशन है, यूनिट उसकी मीटर, ऐसा यूनिट, बट उससे कोई मतलब नहीं, बिकॉज वी आर डीलिंग विद डायमेंशनल फॉर्मूला, वी आर नॉट सॉल्विंग अ क्वेश्चन। तो यहां पर आपका डायमेंशनल फॉर्मूला एल हो गया। अच्छा जी, डेल्टा एक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बोल। एक्स पोजीशन है, 2 पोजीशन उठा के माइनस कर दी, जो भी क्वांटिटी आएगी मुझे उसका डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए। यूनिट मिनट तेल लेने जाए, डायमेंशनल फॉर्मूला वो, यूनिट भी आपको पता ही है, तो तेल लेने मत भेजो, वापस लाओ, वापस लाओ, ठीक है। तो डेल्टा एक्स क्या है? चेंज इन पोजीशन। अरे जब एक्स पोजीशन है और चेंज इन पोजीशन निकाल रहे हैं तो आपको नहीं लगता इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी एल होगा? अब बताओ dx का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? सर ये तो आपने एकदम ही अलग पूछ लिया, अब क्या करेंगे? नाउ व्हाट वी विल डू, टेल मी, क्या करेंगे हम इसका? अब कचू हो पाएगा? हाँ, बिना किसी दिक्कत के इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला एल लिख देंगे। काहे? क्योंकि हमारी मर्जी, हमारी दुनिया है, ऐसा नहीं। अबे जब तुमने x देखा तो उस जो क्वांटिटी थी डेल्टा x भी वही रहेगी, फिजिकली उसका मीनिंग चेंज होगा, बट आप 2 चीजों को सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब वो डायमेंशनली फिजिकली सेम हो। मैंने बताया हुआ है फिजिकल सिमिलैरिटी का मीनिंग क्या होता है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उस एक टॉपिक है, मैं वो नहीं बताऊंगा, ढूंढो, ठीक है, और कमेंट करें कि सर इसमें था, ठीक है। तो dx क्या है? व्हाट इज dx? अबे ये भी तो चेंज इन एक्स ही है, ये भी चेंज इन एक्स ही है, बट ये बड़ा चेंज, ये छोटा चेंज, तो है तो चेंज ही। तुम्हारे पास 1000 रुपए का नोट तो नहीं होगा, है तो दे आओ, बहुत टाइम हो गया, 2016 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, ठीक है। चलिए, तो आप नोट चाहे 2000 का हो, चाहे 2 रुपए का हो, मिलने कम, मतलब 2 रुपए के नोट मिलना चांसेस बहुत कम है, बट स्टिल है तो रुपए ही, है तो वही करेंसी ही, मतलब तो वही है उसका। हाँ, इंपैक्ट अलग होगा, तो वो तो यहां पे भी है। तो ये क्वांटिटी है x यानी पोजीशन,
दो एक्स को माइनस किया यानी डेल्टा एक्स, वो भी चेंज इन पोजीशन, तो मिलेगा डायमेंशन वही, और यहां पर भी। यानी अगर मैं आपको एक सिंपल सा पॉइंट कहूं कि dy बाय dx का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो सिंपल, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो न्यूमरेटर की क्वांटिटी जो भी है, वो d लगाने का मतलब तो स्मॉल चेंज है ना, तो उसको हटाओ और लिख दो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ y अपॉन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ x, खत्म बात। भाई dy बाय dx का मीनिंग क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अरे रेट ऑफ चेंज मतलब छोटा इंस्टेंटेनियस चेंज था, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकाला है, लेकिन है तो वही क्वांटिटी, बदल थोड़ी जाएगी, उसी क्वांटिटी में कर रहे हैं बात। अब आते हैं इस पॉइंट पर, ठीक है। लेकिन आप एक इस क्वेश्चन को एक बार देखिए कि क्या इतने पॉइंट से अपना सवाल हो जाएगा, इतने पॉइंट से बता देने से हो जाएगा क्या? पढ़ एक बार सवाल को। तो वो कह रहा है एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड, बहुत बढ़िया। क्यों कह रहा है? फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, सुना भाई, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ d2x अपॉन dt स्क्वायर। क्या चाहिए अपने को? डायमेंशनल फॉर्मूला। लेकिन अपने को डायमेंशनल फॉर्मूला किसका चाहिए? d2x अपॉन dt स्क्वायर। इसमें x क्या है? व्हाट इज x? x क्या है भैया? तो x है पोजीशन और t क्या है? टाइम। x क्या है? पोजीशन और t क्या है? टाइम। तो यहां पे अब मुझे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए। वो उसने बोला आगे जाकर, देखो वो बोला फिर x इज पोजीशन एंड t इज टाइम, वो बोला उसने आगे जाके। अब मुझे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए। सर आपने ये स्क्वायर वाला तो नहीं बताया, आप तो बोले dy बाय dx है, ऊपर वाले का क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल दो और नीचे वाले का निकाल दो एंड फील हैप्पी अबाउट इट। बट दैट्स नॉट सफिशिएंट। व्हाई? बिकॉज द डबल डिफरेंशियल कैन बी गिवन। क्या है ये? पढ़, व्हाट इज दिस? d2x upon dt square, this is double differential of position with respect to time। तो अगर मल्टीपल इस तरह के डिफरेंशिएशन करके फिर आपको कोई डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ रहा है, सुनिएगा। मान लीजिए d2y अपॉन dx2 है, तो d2y अपॉन dx2 को क्या मैं d बाई dx ऑफ dy बाई dx लिख सकता हूं? बोलिए, क्या मैं d बाई dx ऑफ dy बाई dx लिख सकता हूं? हाँ, यही तो मतलब है कि पहले आप इस y को x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करिए, फिर उसको x के रिस्पेक्ट में दोबारा डिफरेंशिएट करिए। तो ट्राई एंड अंडरस्टैंड वन थिंग, आप न्यूमरेटर में जो क्वांटिटी आपको दिख रही है, न्यूमरेटर, उसमें y कितनी बार है? एक बार। लेकिन डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी है आप देख रहे हैं dx, वो चेंज इन x जो है वो कितनी बार है? दो बार। पढ़ाने का तरीका है। अगर मैं डिफरेंशियल ऑपरेटर या फंक्शंस के थ्रू बोलने लगा तो वो थोड़ा सा, जिस मेन बात पर हमारी चर्चा होनी थी उससे हम डिविएट हो जाएंगे, और ये अलाउड अभी नहीं है। तो यहां पर हम डबल डिफरेंशियल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, और उसमें हमने ध्यान से देखा, जब हमने उसको स्प्लिट किया तो भैया d बाई dx ऑफ dy बाई dx हो गया, और dy का मतलब क्या है? चेंज इन y, तो एक का बार है, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख देने का। लेकिन नीचे आप देखिए dx एक बार नहीं दो बार है, यानी नीचे जो भी क्वांटिटी है उसका दो बार, उसका स्क्वायर कर देना है। दो बार कह रहा हूं मैं, बोलने वाला था दो बार लिख के मल्टीप्लाई करना है, बताइए, ठीक। तो हम जब इस तरह की क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना चाहते हैं d2y अपॉन dx2 का, तो हम सिंपल ऊपर वाली क्वांटिटी में इस पावर का कोई मतलब नहीं, nth डिफरेंशियल का, सेकंड डिफरेंशियल का कोई मतलब नहीं। यहां पर आपका जो सेकंड डिफरेंशियल है दैट इज नॉट नीडेड, तो उसकी चिंता छोड़ो, न्यूमरेटर में चिंता छोड़ो। बट डिनोमिनेटर में ध्यान से देखना, इसका इंपैक्ट है, और वहां पर जो आपकी क्वांटिटी डिनोमिनेटर में है उसका डिफरेंशियल जो नीचे, क्योंकि dx दो बार आ रहा था, तो उसका जो भी डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा उसको निकालिए और स्क्वायर कर दीजिए, सिंपल। यानी अगर मैं इसको जनरल फॉर्म में कहूं तो dny अपॉन dxn, मुझे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए। अब dny अपॉन dxn का मतलब क्या है? nth डिफरेंशियल, nth डिफरेंशियल, दिस इज nth डिफरेंशियल, ठीक है, nth टाइम, यानी एक, जैसे यहां पे ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? दिस इज सेकंड डिफरेंशियल, y को दो बार डिफरेंशिएट, यहां n टाइम्स डिफरेंशिएट किया, तो यहां क्या करने का? इसका आंसर क्या होगा भाई? न्यूमरेटर में तो n का कोई इंपैक्ट नहीं है, तो वहां पर क्या लिखने का? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ y, बस जो भी न्यूमरेटर है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख देने का, बस एक ही बार, स्क्वायर वेयर उसका पावर नहीं।
और जो भी डिनोमिनेटर में क्वांटिटी है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखकर उसको n से रेस कर देने का, जो डिफरेंशियल यहां निकाला उससे रेस कर देने का। इसका मतलब पीछे गए अपने एग्जांपल पर और यहां चाहिए d2x/dt²। अगर मुझे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो मैं कहूंगा कि मुझे तो x का डायमेंशनल फॉर्मूला दो और नीचे t का डायमेंशनल फॉर्मूला देकर स्क्वायर कर दो। सिंपल। अरे ऊपर d2x मैंने आपको बताया कि वो d² है और यहां पर dt² है, नीचे क्या है dt², ऊपर है d², यानी वो d/dx ऑफ dx/dt है। तो इसीलिए ऊपर वाले क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला एज इट इज लिख देने का, जो भी डिफरेंशियल हो, nth हो, थर्ड हो, सिक्स्थ हो, सेवेंथ हो, कोई भी हो, फर्स्ट हो, लेकिन नीचे वाले का जो भी डिफरेंशियल हो उससे पावर रेस करना पड़ेगा। जैसे यहां सेकंड डिफरेंशियल था तो पावर 2 से रेस की। अच्छा, अब x का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, l लेंथ, और t का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, t, उसका स्क्वायर किया, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, L1t - 2। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है इसका, ठीक है, ये आया। ये क्या आया, L1t - 2। अच्छा जी सर, ये कहीं तो देखा देखा लग रहा है, कहीं तो सुनेला है। कहां सुनेला है बेटा, है कहां सुना है, कहीं तो सुना है। यस सर, ये तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, L1t - 2 ऑब्वियसली। सो व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज डबल डिफरेंशियल ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यही तो होता है। तो ये सब अगर पहले पता होता तो डायरेक्टली इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख देते, क्योंकि ये तो एक्सेलरेशन है। तो ऐसा जानबूझ के मैंने क्यों किया, उसका सिंपल रीजन है कि हर बार यही क्वांटिटी, क्या नॉन क्वांटिटी ही मिलेंगी क्या, कोई कुछ भी दे सकता है, एनी क्वांटिटी कैन बी गिवन, एनी क्वांटिटी कैन बी रिटन, nth, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कुछ कोई भी डिफरेंशियल हो सकता है, कोई करवाएगा नहीं आपसे, डोंट वरी, क्योंकि आप इतना तो समझ गए हैं, डबल डिफरेंशियल निकालने के लिए एक बार डिफरेंशिएट करते हैं फिर दोबारा करते हैं, उसी को बोलते हैं डबल डिफरेंशियल। तो यहां पे आप इस बात को बहुत क्लैरिटी से समझे कि मैंने ये पहले सॉल्व कर दिया, पहले ये बता दिया, फिर यहां पे आके सॉल्व किया और लास्ट में ये पॉइंट बताया ताकि आपका दिमाग इसको समझ सके कि बंदा सही पढ़ा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद का जो पॉइंट है हम एंटर करेंगे इंटीग्रेशन में, और इंटीग्रेशन इज जस्ट ऑपोजिट टू द डिफरेंशिएशन। मैंने आपको कैलकुलस जब शुरू किया था तभी कहा था कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैलकुलस के दो अभिन्न अंग हैं, और उन अंगों में डिफरेंशिएशन का काम है चेंज निकालना और इंटीग्रेशन का काम है हाउ मच अ क्वांटिटी विच इज वेरिंग एड अप टू एक्यूमुलेशन। अगर वो बदल रही है तो काफी लंबे समय, एक इंटरवल में, एक गैप में वो कितना बदली है वो चाहिए, वो एक्यूमुलेशन चाहिए। कि मैं अगर छोटी छोटी रुई तोड़ के एक जगह पे ऐसे इकट्ठा कर रहा हूं, कुछ टाइम बाद देखूंगा अरे बहुत सारी हो गई, तो वो जो बहुत सारी है वो मैथमेटिकल फंक्शंस के थ्रू जब कोई क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड होती है तो कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। एंड वन लास्ट पॉइंट, आप हो सकता है कि फिजिक्स के लिए जितना रिक्वायर्ड काम है वो आपको सही कितना कंटेंट करना चाहिए, कितने क्वेश्चन लगाने चाहिए और एक दिन में पर सब्जेक्ट क्या टाइम देना चाहिए, मैं कहूंगा ये किसी से पूछ मत, बिकॉज नोबडी नोज व्हाट यू वांट। शायद आप किसी से जब पूछने जाते हैं तो कुछ चीजें आप हिडन रखते हैं जस्ट फॉर योर कॉन्फिडेंस पर्पस, अपने कॉन्फिडेंस को बचाए रखने के लिए और अपने कुछ सोच है उसको बचाए रखने के लिए आप जब किसी से बात करते हैं तो कुछ बातें हिडन रखते हैं, तो सामने वाला आइडियलिस्टिक तरीके से आपको आंसर करता है। और जब सामने वाला आंसर करता है आइडियलिस्टिक तरीके से और आप जब उसको अपने लाइफ में अप्लाई करने जाते हैं तो शायद 2-4 दिन तो जो आपके अंदर आग है वो सुलग रही होगी, लेकिन कुछ दिन बाद अपने आप उस पर छींटे छींटे पानी गिरने लगता है और फिर आप ढूंढने निकलते हैं कोई नया वचन किसी के मुंह से बोला हुआ रामबाण बन जाए जो आपके जीवन का। दिस इज नॉट द करेक्ट वे। सो इट इज ऑल अबाउट ट्रायल एंड एरर। जिसका हो जाता है वो जब कुछ भी बोलेगा तो सब सही लगेगा, बिकॉज यू हैव दैट एंड पॉइंट, यू हैव अचीव्ड दैट टू मेक यू क्रेडिबल। मैं एक स्टूडेंट की तरह नहीं बात कर रहा हूं, मैं एक टीचर की तरह बात कर रहा हूं। इतने सालों में, इतने इंस्टीट्यूट्स में, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाने के बाद एक सिंपल सी चीज समझ आई है कि इट्स ऑल अबाउट ट्रायल एंड एरर, इट्स जस्ट अबाउट माइंडसेट। जिसका माइंडसेट एक डायरेक्शन में फोकस्ड होकर सोच पाता है और लगा रहता है और जो भी वो शुरू करता है उसको अपने सही अंजाम तक ले जा पाता है,
तो वो बंदा डेफिनेटली शायद वहां नहीं जहां जाना चाहता था, बट काफी अच्छे जगह पर तो पहुंचेगा। क्योंकि व्हेन यू एम फॉर द स्टार्स यू रीच मून। छोटी सोच ही होगी, ठीक है, छोटी सोच अगर आपकी है, होगी, मैं चाहता हूं ना हो, इसीलिए साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ बिल्ड करने का मैं अटमोस्ट कोशिश करता रहूंगा आपके साथ। इसीलिए एट द एंड वट एवर यू बिगिन टेक इट टू द एंड।